स्टार्टेड रे एक बार कंफर्म करता हूँ। यस सर। यस सर। ओके ओके सर चलो। अच्छा देख, तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास है और हम लोग यहाँ पर नेशनल इनकम रिलेटेड थोड़ा बातचीत कर रहे थे। नेशनल इनकम का बेसिक डिटेल्स काफी चर्चा हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा एक स्पेशल डिस्कशन कर रहे थे केन्सियन इकोनॉमिक्स के बारे में। आज इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि मनी बताना है, ठीक है। कल मनी बताएंगे, आज वो जो केन्स का थोड़ा बहुत बाकी है उसको आज कंप्लीट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट तो केन्स का समझ में आ ही गया है कि ओवरऑल 3 सेक्टर्स इकोनॉमी है। एक आपका 2 सेक्टर्स मॉडल, एक 3 सेक्टर्स मॉडल और एक 4 सेक्टर्स मॉडल। तो इसमें ऑब्वियसली 2 सेक्टर मॉडल इज द बेस ऑफ द इकोनॉमी। मैंने 2 के बिना तो बाकी 3 और 4 का तो कोई काम नहीं है। फार्म और हाउस होल्ड रहेगा, उसके बाद ही ना बाकी का कुछ काम है। अगर फार्म नहीं है, हाउस होल्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट का क्या काम है? इफ देर इज नो फार्म, देर इज नो हाउस होल्ड, देन गवर्नमेंट किसका सरकार है? और अगर कोई फार्म नहीं है, हाउस होल्ड नहीं है, तो फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही किससे करेगा? तो ब्लैंक सोसाइटी के साथ कोई थोड़ी ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अगर सोसाइटी ही नहीं बचा, सिविलाइजेशन ही नहीं बचा, तो फिर इकोनॉमी का क्या? ये समझो। इसलिए 2 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स मॉडल में द बेस इज व्हाट? द बेस इज हाउस होल्ड इज फर्म, दैट मीन्स 2 सेक्टर्स मॉडल। तो 2 सेक्टर्स मॉडल अगर समझ में आ जाता है तो फिर 3 4 इज नॉट अ बिग थिंग। बस जो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ता है उसे थोड़ा फील कर लेना चाहिए। ऐसा तो मैं 2 3 एंड 4 को डिटेल्स में चर्चा कर दिया था, लेकिन कुछ स्पेशल टॉपिक हैं जो केन्स, जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। केन्स को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का फादर कहा जाता है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग में उसके बारे में बताया जाता है। जो लोग माइक्रो का क्लास कर चुके हैं दे नो दैट। जो नहीं किया है, जब कराएंगे तो बार बार एडम स्मिथ का चर्चा होता है। ऐसे भी अगर आपको ऐसे नॉर्मली पूछते कि वो इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपका सिंपल जवाब आता है एडम स्मिथ। मॉडर्न डे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है और मॉडर्न डे मैक्रो इकोनॉमिस्ट कौन है? दैट इज जेन केन्स। ऐसे एडम स्मिथ 1770-75 का आसपास का इकोनॉमिस्ट थे। और ये जो जेन केन्स है, ये ज्यादा पुराना नहीं सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनका वर्किंग लाइफ है, ठीक है। तो इन्होंने, जेम केन्स ने सबसे बड़ा काम जो किया था, वो दुनिया को, मैंने पूरा वर्ल्ड को, इकोनॉमिकल जो डिप्रेशन में वर्ल्ड चला गया था, उस डिप्रेशन से बाहर निकाला, है ना सर। तो क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर निकाला, उसका थ्योरी दिया, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिया, इसलिए केन्स को इतना ज्यादा सम्मान भी मिलता है। इसलिए केन्स को सेलिब्रेट भी किया जाता है। सेलिब्रेट किया जाता है इन द सेंस पढ़ाया जाता है ना। अगर किसी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या? सेलिब्रेशन हो रहा है उनके बारे में, मैंने उनका सेलिब्रेशन हो रहा है ना। अगर कल जाके आपका कोई थ्योरी अगर दुनिया को पढ़ाया जाए तो इट्स अ सेलिब्रेशन। समझ में आ रहा है ना बात? गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, ऑब्वियस केन्स ने ही बताया कि गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, कि डिप्रेशन सिचुएशन से सरकार किस तरह से काम करेगा और इकोनॉमी को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से सही सिचुएशंस में लेके आएगा। यही है मेन पर्पस। और इस पर्पस में उन्होंने अलग अलग थ्योरी दिया नेशनल इनकम को ठीक करने के लिए, और उसी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है, जिसमें थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड कुछ एडवांस लेवल मैथ्स है, जो सीए के फाउंडेशन में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग बस नेशनल इनकम के सेंस को डेवलप करने के लिए पढ़ सकता है। सीए फाउंडेशन में इसके ऊपर से काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। इवन जो लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ते हैं या बीकॉम में भी पूछते हैं काफी यहाँ से। सो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक
स्क्रीन शेयर है ऑनलाइन में, एक बार मुझे कंफर्म करो ना सर। यस सर। ओके। अच्छा, तो इसमें ऑलरेडी सेक्टर्स का बात तो हो चुका था, कुछ स्पेशल बात है जो थोड़ा सा मुझे कर लेना चाहिए। जैसे कि एक टॉपिक है, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम एज वेल एज रियल लाइफ गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत जरूरी चीजें हैं, जिसको समझ में आ जाता है उसका जिंदगी बदल जाता है। मैंने इसका फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में, इकोनॉमी में इतना इस कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस है कि पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। चलो आगे बताते हैं। इसमें और भी दो चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा उस दिन बोलना स्टार्ट किया था, और कुछ क्वेश्चंस भी है वो भी बता देंगे, बीच बीच में क्वेश्चंस तो आ ही रहा है। जैसे एक कॉन्सेप्ट डेवलप उस दिन हुआ था कि मैं आपको एक चीज बता रहा था कि जैसे यहाँ पर ये सब हो गया था, टू सेक्टर्स मॉडल ऑफ नेशनल इनकम एंड एटसेट्रा। मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था कि इक्विलिब्रियम विथ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। उसमें एक पॉइंट आया था जिसमें हमें डिफ्लेशनरी गैप के बारे में पता चला था। एक्चुअली दो पॉइंट होता है, एक इन्फ्लेशनरी गैप और एक डिफ्लेशनरी गैप। तो ये गैप क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है एंड डिफ्लेशनरी गैप क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज डिफ्लेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि ये दोनों ऐसा अवस्था है इकोनॉमी का। ये अवस्था अगर आपको समझ में आता है, अवस्था मैंने समझते हो ना, सिचुएशंस। एक ऐसा सिचुएशंस इकोनॉमी में होता है, ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों ही इकोनॉमी के लिए चिंता है। लेकिन ये इन्फ्लेशन भी चिंता है, डिफ्लेशन भी चिंता है, और दोनों चिंता को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, यही इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप में कहा गया है। और ग्राफ जो है ये जस्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है टू अंडरस्टैंड। और आप लोग ऑलरेडी ये ग्राफ का जो बेस है, इसमें कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट का क्या रोल प्ले है, ये सब आप लोग जानते हो, है ना, ये ऑलरेडी, क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में काफी चर्चा किया है। तो ये ग्राफ देख के तो डरना बस कुछ नहीं है, इसलिए क्लास देखो, अंडरस्टैंड करो, और प्रैक्टिस करने से ग्राफ क्लियर हो जाता है। सो नाउ पॉइंट इज कि सर फटाफट बता दो डिफ्लेशनरी गैप क्या है और इन्फ्लेशनरी गैप क्या है। चलो मैं सीधा पॉइंट पे बात करूंगा, ना इधर का बात ना उधर का बात, बस जितना समझना है उतना स्टोरी सुनाना पड़ता है उतना सुनाऊंगा। मेरा स्टोरी फालतू का नहीं रहता है, पर्पसफुल रहता है ना सर। फालतू कहानी सुनाता हूँ क्या? कभी कभी सुनाता हूँ। ठीक है चलो। सो डिफ्लेशनरी गैप क्या है और पहले इन्फ्लेशन समझ ले फिर डिफ्लेशन समझाते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है इन्फ्लेशन, माने इन्फ्लेशनरी गैप से इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इन्फ्लेशन राइज होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन डिमांड वो मतलब बढ़ जाता है, सप्लाई का हो गया। वेरी गुड सर। डिमांड हाई साइड में है और सप्लाई जो है वो लोअर साइड में। जब सोसाइटी में डिमांड हाई है और सप्लाई कम है किसी भी चीज का, एक्चुअली ये किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होता है, ओवरऑल 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 एग्रीगेट में। अगर जितना प्रोडक्ट्स है, या चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, ओवरऑल जब इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, और इतना इंक्रीज हो जाता है कि हम लोग घर पे बात करते हैं इसके बारे में कि बाप रे बाप, हर चीज इतना महंगा है कि एकदम, जैसे बंगालीज लोग ऐसे बोलते हैं घर पे, क्योंकि हम, मैं बंगाली हूँ ना सर, तो हमारे घर में ऐसे बोलते हैं कि बाप रे बाप, बाजार तो एकदम आगून। क्या बोलते हैं? बाजार आगून है जैसे। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं, माने लोकल आदमी इन्फ्लेशन को आगून के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे बाजार में आग लग गया, माने ये वो कौन सा आग है? ये बाजार का ओरिजिनल फायर नहीं है, ये बेसिकली इंसान के पॉकेट को इतना प्रॉब्लम होता है कि वो बाजार जाते ही उसका पॉकेट खाली हो जाता है। ठीक है, अगर वो 500 टका लेके बाजार जा रहा है, वो सोचा था कि 200 का बाजार करेंगे, एकदम भरपेट बाजार करके लेके आएंगे, भर मैंने बैग भर के, थलिया भर के, 200 टका में कुछ और खरीदेंगे और 100 रुपया बचा लेंगे नेक्स्ट दिन के लिए। ऐसे ही लोग सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 500 टका लेके बाजार तो जा रहे हैं, बट जब वापस आ रहा है कि 500 का 1 रुपया नहीं बच रहा है,
और ऊपर से उल्टा घर पे आन माने चीज भी कम आ रहा है। ऐसे सिचुएशंस के अंदर पब्लिक ये रियलाइज करते हैं कि महंगाई बढ़ गया है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है। और ये सिचुएशंस इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में, अगर ये सिचुएशंस बना रहे, अगर ये लॉन्ग टर्म में ये सिचुएशंस बना रहे, तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरा होता है। क्यों? सिंपल लॉजिक लगाओ, महंगाई बढ़ता जाएगा, लोगों का सेविंग्स कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? सेविंग्स कम होता जाएगा। महंगाई बढ़ता जाएगा, लोगों का सेविंग्स कम होता जाएगा। कैमरा बंद क्यों हो गया? ये ऑनलाइन में मेरा आवाज आ रहा है, आप लोग कनेक्टेड हो? यस हाँ सर। सर। आवाज भी आ रहा है, स्क्रीन भी दिख रहा है? आवाज भी आ रहा है, स्क्रीन भी दिख रहा है। हेलो? यस सर। ओके सर। क्या बोल रहा था? सेविंग भी होगा, इनकम कम हो रहा है, मैंने बेसिकली खर्चा ज्यादा ज्यादा हो रहा है, सेविंग्स कम हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया, ये 500 लेके मार्केट में जा रहे हैं, 1 टका 1 रुपी भी सेव नहीं हो रहा, 1 रुपी भी सेविंग्स पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ऐसे हालत में आप अगर सेविंग्स नहीं करोगे तो बैंक में पैसा कहाँ से भरोगे? मतलब बैंक में ही पैसा, सेविंग्स का पैसा तो बैंक में जाते हैं। आजकल का पब्लिक, जो लोग थोड़ा पढ़ा लिखा है या थोड़ा नॉलेजेबल हो जाते हैं, वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं। वो कहाँ से करेगा? और जो थोड़ा और रिस्की और नॉलेजेबल होते हैं, वो सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बैंक का पैसा, पोस्ट ऑफिस का पैसा, म्यूचुअल फंड का एसआईपी का पैसा, स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ से आएगा? तो सिंपल बात है, अगर सेविंग्स ही नहीं होगा तो इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। क्योंकि अगर मैं म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया कंपनी के अंदर, लेकिन अगर मैं बैंक का बात करूं, बैंक में हम पैसा क्यों रखते हैं? ताकि हमें थोड़ा रिटर्न मिल जाए। लेकिन बैंक क्यों खुला हुआ है? हमें रिटर्न देने के लिए? नहीं, बैंक खुला हुआ है हमारा सेविंग्स का पैसा जमा करेगा, फिर उस पैसे को मार्केट में मोबिलाइज करेगा। क्या करेगा? मार्केट में मोबिलाइज करेगा। जिनको लोन का जरूरत होता है वो बैंक में ही जाता है। फिर बैंक के पास अगर ज्यादा लोगों का सेविंग्स जमा होता है, उसी पैसे को, जितना रूल है, ऐसा नहीं कि जितना पैसे पे पैसा बैंक में जमा होता है वो सारा पैसा लेके बैंक मार्केट में लगा देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर सर्टेन रेशियोज एंड एवरीथिंग। वो हम लोग मनी के क्लास में बताएंगे, मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक के अंदर। आरबीआई कैसे काम करते हैं, बैंक कैसे काम करते हैं, कल ही बताएंगे सर। तो पॉइंट इज कि अगर बैंक के थ्रू से पैसा का सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि सेविंग्स लोगों का कम हो रहा है, क्योंकि हम मार्केट जा रहे हैं 500 टका लेके, लेकिन मेरे पास बच कुछ नहीं रहा है ना? 500 लेके मार्केट में जा रहे हैं पर मेरे पास पैसा बच कुछ नहीं रहा है, मतलब सेविंग्स बिल्कुल जीरो हो रहा है। तो ऐसे हालत में ये एक जन का बात नहीं है, इकोनॉमी एज ए होल बात कर रहा है। तो अगर बैंक में पैसा कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली बैंक भी लोगों को लोन कम दे पाएगा। बैंक के पास भी बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होएगा, तो इकोनॉमी में पैसा का फ्लो कम हो जाएगा और ये ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। क्या करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। महंगाई बढ़ने से लोगों का इनकम घट जाएगा। शायद आप इनकम करोगे पर आपका परचेसिंग एबिलिटी कम हो जाएगा। पहले आप इनकम करते थे फिर भी कुछ बचता था, अभी इनकम करोगे लेकिन पैसा कुछ बचेगा नहीं, है ना? तो ओवरऑल ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगा, है ना? तो ये चोट को ठीक करने का भी उपाय क्या है, ठीक है, इसके लिए भी आगे आगे चर्चा करेंगे सर। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है, ठीक है? तो इतना समझ में तो आया होगा सर कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या करता है। इन्फ्लेशनरी गैप इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? क्या क्या लिखता है देखो, दिस ऑकर्स व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इज हायर देन सप्लाई, as demand increases but production lags, price rise to restore market equilibrium। मार्केट को इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ता है? बढ़ जाना पड़ता है, मैंने प्राइस को इंक्रीज होना पड़ता है, तभी जाके वो मार्केट चल पाता है। इक्विलिब्रियम माने दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जहां पर मार्केट अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सिंपल बात है, एक सब्जी वालों को जाके पूछो, माने वेजिटेबल सेलर को जाके पूछो, वो भी तुमको इक्विलिब्रियम क्या है समझा देगा। इसके लिए इकोनॉमिस्ट के पास जाने का जरूरत नहीं है, वो अपनी भाषा में समझाएगा। शायद वो इक्विलिब्रियम वर्ड नहीं जानता है, बट दे कैन
teach you, they can understand you. कैसे? सब्जी वाला सब्जी खरीदने के लिए जाता है सियालदा, जानते हो? सियालदा है हमारे वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट। एक मार्केट है, उसका नाम है कोले मार्केट। सियालदा स्टेशन के बाहर ही है, बहु बाजार के रास्ते में आता है। इस कोले मार्केट में सब्जी खरीदने जाता है, फिर जाके आपके लोकल एरिया में आके अपना ठेला लगाता है। अब सियालदा कोले मार्केट में कॉलीफ्लावर या गोभी का प्राइस अगर 30 रुपीज पीस होगा, और अपने रिटेल ठेला में वो सब्जी वाले, उसका जो रिटेल शॉप है वहां पर वो एक एक गोभी 40 टका में बेचता था। लेकिन अगर 30 का प्राइस बढ़ के वहीं पर अगर 50 हो जाएगा, तो तब भी क्या वो आपको 40 में बेचेगा? कितने में बेचेगा? 60 में बेचेगा। तो 50 का चीज अगर यहाँ पर मार्केट में 30 का चीज अगर 50 हो जाता है, तो रिटेल शॉप में भी प्राइस दाम बढ़ जाएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट वो कर लेता है, इसी घटना को मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर ही लेते हैं। चॉप खाते हो? चॉप खाते हो? चॉप का प्राइस बढ़ गया है, जानते हो? बहुत सारे चॉप के दुकान पे पूछ लो, 7 रुपए 8 रुपए करके हो गए। ठीक है, जो एकदम सॉलिड बेसन यूज करता है। बेसन का 2 टाइप्स हैं, एक होता है माने ओरिजिनल बेसन, और एक होता है खेसारी बेसन। मैंने छोला दाल से ही बनता है, बट उसमें थोड़ा मिक्स रहते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट एक खेसारी दाल बोलते हैं और एक चना दाल बोलते हैं। तो जो चना दाल का बेसन होता है वो महंगा होता है, और वो प्योर भी होते हैं, गुड फॉर हेल्थ। और जो खेसारी दाल बोलते हैं, आई डोंट नो ये क्या दाल है, बट मिलता है। हाँ, शायद, पता नहीं। वो थोड़ा सस्ता होता है, उसका भी चॉप अच्छा बनता है, बट नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो चना दाल का चॉप, मैंने चना दाल का जो बेसन से जो चॉप बनता है, चॉप हम लोग सब जानते हैं। अब चॉप से ही मैं आपको इकोनॉमिक्स समझा सकता हूँ, इफ यू वांट टू नो। एक्चुअली क्या है ना, लोगों को ये सब बात सुनने के टाइम पे लगता है क्या चॉप गोभी ये सब बता रहा है, कुछ और बता दो। अरे सर, डेली लाइफ से नहीं बताएंगे तो कहाँ से बताएंगे? ये जो इन्फ्लेशनरी गैप का बात हो रहा है, ये कौन सा आईफोन परचेजर के लिए बात हो रहा है, या फिर कौन से ऑडी बीएमडब्ल्यू वालों के लिए बात हो रहा है? नहीं, आम आदमी के लिए बात हो रहा है। ये जो बातचीत हो रहा है फॉर दी कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का बात होगा तो चॉप गोभी में ही होने से अच्छा है ना। आईफोन मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से बात करके कोई फायदा नहीं है। इकोनॉमी को अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मिडिल क्लास का होता है ना। गरीब बंदा तो सरकार का बच्चा होता है, सरकार उनको सपोर्ट कर देता है। और बड़ा आदमी को देखने का सरकार को जरूरत नहीं होता है। तो सरकार का मेन कंसर्न कौन है? मिडिल क्लास। समझे? इसीलिए चॉप और गोभी में बात चल रहा है। अब चॉप का प्राइस 8 टका हो गया, बेसिक छोटा छोटा चॉप 8 रुपया पीस। तो मैं पूछ रहा था क्या इतना दाम बढ़ा दिया, 8 टका बहुत ज्यादा हो गया। मतलब बेसन का दाम देखे हो, चना बेसन का दाम बहुत बढ़ गया, क्योंकि चना का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? प्रोडक्शन कम हुआ है। चना माने छोला, छोला का प्रोडक्शन कम होने के कारण चना दाल का दाम बढ़ गया है, और चना दाल का दाम बढ़ने के कारण बेसन का दाम बढ़ गया है। तो बेसन का दाम बढ़ने से चॉप का दाम बढ़ गया है। तो चॉप में क्या आ गया? ठीक है, लेकिन सिर्फ चॉप में इन्फ्लेशन आने से उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते। जब हर चीज में इन्फ्लेशन आते हैं तब इकोनॉमी में उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन दुकानदार जो 6 रुपए का चॉप बेचता था, वो अभी 8 रुपए का चॉप बेच रहा है। अब कोई सोच रहा है सर क्या ही हुआ है, 6 का चीज 8 हुआ है। अरे सर, आप नहीं समझ रहे हो। पहले जो चीज 6 का था, अभी वो चीज 2 रुपया में बढ़ा है। तो 2 रुपया 2/6 इंटू 100 कितना होता है? 33%। 33% में चीजों का दाम बढ़ना मजाक होता है क्या? आपको लग रहा है 2 रुपया ही तो बढ़ा है, लेकिन 2 रुपये में बहुत परसेंटेज छुपा हुआ है। ठीक है, दिस इज हाउ इन्फ्लेशन एक्चुअली लोगों को प्रॉब्लम करता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? सिंपल भाषा में, दिस ऑकर्स व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इज हायर देन द सप्लाई। एज डिमांड इंक्रीजेस बट प्रोडक्शन लैग्स, प्राइस राइज टू रिस्टोर द मार्केट इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ बात?
सिंपल दिमाग में रखो सर, बाकी किताब में बहुत सारा चीज लिखा रहता है, घर पे बैठे बैठे पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये चॉप गोभी अगर दिमाग में घुस गया तो मेरा काम हो गया। डिफ्लेशनरी गैप क्या है? दिस ऑकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई बहुत है बट उस हिसाब से डिमांड नहीं है। जब सप्लाई बहुत है बट उस हिसाब से डिमांड नहीं होते हैं, इसमें जो गैप क्रिएट होते हैं इकोनॉमी में, उसे डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। दिस कैन लीड टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट। इसके कारण क्या होता है? बहुत अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस होते हैं, यानी प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाते हैं। इन्फ्लेशन में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, डिफ्लेशन में प्राइस घट गया, और इसके कारण डिफ्लेशन होते हैं। तो प्राइस घटने का मतलब है जो 8 टका चॉप का दाम हुआ है, 8 से 6 का बात नहीं हो रहा है, ये 6 से 4 का बात हो रहा है। जो रीजनेबल प्राइस होना चाहिए वो 6 रुपया है, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं नॉर्मल रीजनेबल मिडिल क्लास एरिया का चॉप का दाम बोल रहा हूँ, कोई रेस्टोरेंट का बड़ा पाव या पाव भाजी या कोई स्पेशल बड़ा का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पर शायद एक 6 का चीज भी 40 टका में बिक सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास का डेली हैबिट्स का जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में। तो 6 का प्रोडक्ट अगर 4 टका में बिक रहा है, जो नॉर्मली कितना होना चाहिए, 6 रुपया, अगर वो 6 का चीज 8 हो गया तो क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। और 6 का चीज अगर 4 हो गया तो क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन। क्यों 4 हो रहा है? क्योंकि लोग खरीदने के लिए आना ही नहीं चाहता है। सर ऐसा कब होता है? सर ऐसा तब होता है जब लोगों के हाथ में इनकम गिर जाता है, जब इकोनॉमी में एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होते हैं कि आप मार्केट में प्रोडक्ट है पर खरीदने के लिए कोई नहीं है। मे बी वार सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि पैसा मैंने मार्केट में चीजें हैं पर कोई खरीदने के लिए बाहर नहीं निकल रहा है। कोरोना में ऐसा हो सकता था, जैसे कोरोना में सप्लाई बहुत था लेकिन फिर भी कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो लोगों का बिक नहीं रहा था। चिकन वगैरह हो गया, चिकन वगैरह में जब, किलो बिकता है। हाँ ठीक है, चिकन समझ रहे हो? तो ये सब सिचुएशन में डिफ्लेशन क्रिएट होता है, इसे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। एक बार आलू इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, मुझे याद है 2005-6 के आसपास का बात है। मेरा पीसी बोलते हैं हम लोग बंगाली में, उसको हिंदी में बोलते हैं बुआ, मैंने बाबर बोनर की, ठीक है। तो मेरा पीसी वाड़ी में या बुआ वाड़ी में उन लोगों का ना आलू का खेती है, एग्रीकल्चर है, आरामबाग साइड में। तो मेरा फूफा जी, मैंने मेरा जो पीसे मोशाई है, वो बोलते हैं फोन करके हालत एकदम खराब हो गया है, सुसाइड कर लेंगे। मैंने मानो कि 3-4 लाख रुपया लगाया था खेती में, उसमें आलू बनता है, मैंने पोटैटो प्रोडक्शन होगा, फिर वो पोटैटो को मार्केट में बेच के पर केजी में 2 टका 3 टका एक्स्ट्रा कमाता है। 3-4 लाख टका लगाने से मोटा मोटी 5-6 लाख टका अगर आ जाता है, तो आलू खेती करके साल में 2-3 लाख आ जाएगा ना, तो इट्स ओके। मैंने पूरा साल भर का एक अच्छा इनकम हो जाता है 5-6 महीने का। लेकिन अगर ये नहीं हारा था, पोटैटो 1 टका केजी में बिक रहा था, कितना? 1 टका केजी। 2005-6 का बात कर रहा हूँ। क्यों हुआ था ऐसा? पूरे आसपास के पूरा एरिया में इतना आलू बन गया था, इतना आलू बन गया था, टू मच प्रोडक्शन, टू मच। और स्टोर नहीं है जहां पर जाके स्टोर कर पाओगे आप, मैंने जितना स्टोर था सारा स्टोर ऑलरेडी फुल, मैंने अपने हाईएस्ट कैपेसिटी में रन कर रहे हैं, स्टोर में भी रखने का जगह नहीं था। तो ऐसे हालत में या तो मार्केट में बेचो और नहीं तो फेंको, ठीक है। ये भी डिफ्लेशन क्रिएट करता है, सप्लाई है पर डिमांड नहीं है। लास्ट ईयर क्यूकम्बर में ऐसा हुआ था, कितना? क्यूकम्बर में इतना सौसा प्रोडक्शन हो गया था नॉर्थ बंगाल साइड में, मुर्शिदाबाद मालदा साइड में, मैंने सेंट्रल बंगाल में, कि रास्ते में 3-4 टका केजी में क्यूकम्बर बेच रहा था। 3 टका केजी क्या होता है? 3 टका भिखारी भी नहीं लेते आज के डेट में। 1 केजी में कम से कम 4-5 क्यूकम्बर आता है। 5 क्यूकम्बर शहर में तो ऐसा पता नहीं चलता हम लोगों को, लेकिन विलेज एरिया में या
गांव के मार्केट एरिया में बहुत भयंकर हालत होते हैं। तो ये सब सिचुएशंस को समझना बहुत जरूरी होता है। अब आप बोलोगे सर ये सब प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे? सर यही तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का, सरकार का काम होता है कि कितना चीज कितना बनाना होता है। उसके लिए प्रॉपर मिनिस्ट्री होना चाहिए, मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए दो जो ये सब चीजों को हैंडल कर सकता है। कि कितना जमीन में आलू का खेती करने से वेस्ट बंगाल का लोकल लोगों का डिमांड फुलफिल हो जाएगा, कितना आलू बाहर के स्टेट में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, माने बाहर की स्टेट में, माने दूसरे स्टेट्स में, कि अगर कोई आलू बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो उसके लिए भी कितना कर सकते हैं। तो जितना जरूरी जगह होता है उसके ऊपर बेस करके आपको खर्चा करना चाहिए और प्रोडक्शन करना चाहिए। एक साइंटिफिक इकोनॉमिकल सिचुएशन होना चाहिए बजट करके। किसी भी चीज में ऐसा नहीं कि मैंने, नॉर्मली हमारे देश में क्या होते हैं कि कोई चीज मानो कि कल ऋतिक तू आलू का खेती करके अच्छा कमा लिया तो मेरा धान की खेती में उतना फायदा नहीं हुआ तो मैं अभी आलू का खेती करने लगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये एक ओवरऑल एक सिचुएशन होना चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से लोगों को एडुकेटेड करना चाहिए, लोगों के अंदर वो जागरूकता होना चाहिए कि क्या करने से सबको थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक होगा, इकोनॉमी में बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक साल किसी ने आलू बना के करोड़पति बन गया या लाखपति बन गया तो हम भी आलू ही लगाएंगे, फिर बाद में पता चला कि आलू का मार्केट नहीं है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो ओवरऑल इकोनॉमी को मैनेज करना एक बहुत ही जरूरी मैटर्स होते हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड अगर बात किया जाए, लेटेस्ट में अगर किसी कंट्री ने डिफ्लेशन देखा है तो उसमें जापान ने देखा है। जापान ऐसे इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग एक कंट्री है, लेकिन जापान का प्रोडक्शन लेवल काफी गिर गया है क्योंकि लोकल इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, प्राइस गिर गया जापान में बहुत सारा। इसलिए जापान का इकोनॉमी अभी देखना ग्रोथ नहीं है। तो अगर जापान इकोनॉमी का ग्रोथ देखेगा 0 पॉइंट समथिंग, तब खरीदने के लिए लोग इंटरेस्ट नहीं है, सप्लाई है। सप्लाई है। ठीक है, तो आई होप कि इट्स क्लियर कि आखिर होता क्या है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन, ये जो लोग हैं ये क्यों नहीं खरीदते? वही तो जैसे एक एक सिचुएशंस बोला, हाँ, या तो वार सिचुएशंस हो सकता है, war situation कंट्री के अंदर और भी कारण होता है। ठीक है, मैंने क्या होता है कि जब आपके पास सब कुछ हो ना, आप फादर और कुछ चाहते नहीं हो, माने मैंने आपके पास इतना हो गया है कि आपको और कोई इच्छा नहीं है। जैसे देखना, आप लोगों में से कुछ लोग बच्चा है, मेरे पास कितना सारा लोग पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स है वो इतना सीरियस है पढ़ाई के बारे में कि क्लास मिस नहीं करता, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन रेगुलर क्लास करते हैं, अपने आप को ऑलवेज पढ़ाई के बारे में बिजी रखते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट है माँ बाप उसको एडमिशन तो करा देते हैं या फिर वो खुद आके एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन क्लास नहीं आता, पढ़ने का इच्छा नहीं है, कुछ जिंदगी में करना करना नहीं है। क्यों? क्या रीजन है? जो लोग कुछ करना नहीं चाहते उनका क्या रीजन है? पहले क्योंकि उनको जिंदगी में कुछ बनने का कोई इच्छा ही नहीं है। बिकॉज उनके मन में पढ़ाई के बारे में जो परसेप्शन है वो ऐसा है कि पढ़ाई करते हैं लोग इनकम करने के लिए, और मेरे घर में तो इनकम है तो मेरे को क्यों पढ़ेगा। इसलिए तुम देखोगे कि गरीब लोगों का बच्चा लोग या मिडिल क्लास मेहनती बाबा माँ का बच्चा लोग ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं। बड़े बाप का बच्चा मैंने रिच फैमिली से बिलोंग करता है और बच्चा लोगों के अंदर पढ़ाई का भूख है, इसका परसेंटेज बहुत कम है। क्योंकि हर चीज का एक नीड होना चाहिए, नीड नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे माँ बाप मेरे को फोन करते हैं कि सर मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, रिजल्ट कैसे हो सकता है, और क्या उससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देख, मैं कभी किसी को डिमोटिवेट तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जब मेरे को पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है, पढ़ नहीं रहा है, घर पे भी उतना नहीं पढ़ते हैं, कभी आपके पास जाते हैं, कभी आपके पास जाने के बारे में निकलते हैं लेकिन आपके पास नहीं पहुंचते हैं, तो मेरे को पूछते हैं सर क्या रीजन क्या है, आप कुछ समझाओ ना। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सीधा बोल दो कि आपका बच्चे के अंदर वो भूख नहीं है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि नहीं, इतना बोलने से उसको खराब लग जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो मैं, मेरे को बोलते हैं कि क्या किया जाए, तो मेरे को मन करता है कि बोले कि आपको बच्चे को गरीब बना दिया जाए, उसको गरीब बना दिया जाए, जो चाहिए मत दिया जाए, उसको जिंदगी में कुछ अभाव क्रिएट करना चाहिए। अगर सच में अभाव नहीं है ना, तो आर्टिफिशियल अभाव लोगों के लाइफ में होना चाहिए। ये माँ बाप को देखना चाहिए अपने बच्चों को परवरिश करने के टाइम पे
कि बच्चे के अंदर वो भूख ऑलवेज रहे। ऐसा नहीं कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ या मेरे पापा रिच है तो मेरे को जो चाहते हैं वो मिल जाते हैं। पापा आईफोन आ गया, पापा लैपटॉप आ गया, ठीक है, पापा रेस्टोरेंट में खाना, चलो बेटा, पापा घूमने जाना है, चलो। अरे इतना बोलने पे ही मत दे दो यार, थोड़ा गरीबी में खुद भी जियो। इसको गरीबी नहीं बोलूंगा मैं कहता हूँ कि आप बहुत कमाते हो तो लग्जरी थोड़ा कम किया करो, बच्चे के अंदर भी थोड़ा बहुत नीड क्रिएट किया करो, और वो आपसे ही सीखेगा। लेकिन ये बात क्या मैं माँ बाबा को डायरेक्टली बोल सकता हूँ? नहीं बोलता। लेकिन वो लोग अफसोस करता है, चिंता करता है, बहुत चिंता करता है, क्योंकि सबका आजकल एक एक करके ही बच्चा है। ऐसे हालत में अगर वो भी ठीक ठाक से नहीं बन पाएगा, इट्स रियली कंसर्निंग। लेकिन मुझे पता है व्हाट इज द रूट कॉज, लेकिन ये मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि ये बोलने का मतलब है फिर वो मेरे को बोलेगा कि आप हमको सिखाएंगे कैसे बच्चा पालते हैं। मैं तो नहीं सिखा सकता, इसका बच्चा वही पालेगा, मैं तो नहीं पाल सकता। लेकिन ये बात इसलिए मैं नहीं बोल पाता, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि आखिर नीड क्यों नहीं रहता है। तो इसका जवाब यही है, चाहे खाने का नीड हो, चाहे पहनने का नीड हो, चाहे पढ़ाई का नीड हो, ये सभी नीड आता है नेसेसिटी से। माने अंदर से वो नीड क्रिएट होता है जरूरत के हिसाब से, तभी वो डिमांड में बदलते हैं, तभी जाके लोग काम करते हैं, तभी जाके चीजें प्रोड्यूस होते हैं, तभी जाके इकोनॉमी फंक्शन करते हैं। इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ क्यों है? बिकॉज इंडियंस का भूख है। अमेरिकन इकोनॉमी में इतना ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि उनका भूख नहीं है। चाइनीज इकोनॉमी में एक टाइम पे काफी अच्छा ग्रोथ था, क्योंकि तब उनको बहुत जोर का भूख लगा था। चाइनीज इकोनॉमी थोड़ा स्लो क्यों पड़ा है? क्योंकि भूख काफी मीठा है। ग्रोथ अभी भी है, लेकिन थोड़ा पेट भरा है ना, इसीलिए। समझ में आ रहा है? एकदम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, जो समझ गया जिंदगी बदल गया, जो नहीं समझा वो कभी नहीं समझ पाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप एंड व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप। ए बुझते पाরছিস? हेलो? सर यस सर। यस सर। थैंक यू सर। ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ सर, इकोनॉमिक्स ही समझा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है? कौन सा साइंस है ये? सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स को सोशल वेलफेयर साइंस कहा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स कोई ना हम बोलते हैं क्या मैं कॉमर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ना साइंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ना ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं। अरे भाई कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज यही तो तीन होगा, लेकिन सबका अपना अपना पर्पस होता है। कॉमर्स में जैसे अकाउंटेंसी पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का एक हेड सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स ही है। इकोनॉमिक्स है तो बाकी सब्जेक्ट्स का जरूरत है। अगर इकोनॉमिक्स नहीं है तो फिर अकाउंटेंसी का किस चीज का करोगे, लॉ ही किस चीज का बनाओगे? बिजनेस के ऊपर ही क्या और क्या पेपर बनाओगे? टैक्स ही कहां से आएगा? कॉस्टिंग किसका करोगे? तो हेड क्या होगा? व्हाट इज द हेड? इकोनॉमिक्स। इसलिए चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने जो किताब लिखा था उसका नाम क्या दिया गया था? अर्थशास्त्र। उसी के अंदर सब कुछ था। उसके अंदर अकाउंटेंसी भी था, उसके अंदर एक पॉलिटिक्स भी था, उसके अंदर लॉ भी था, उसके अंदर हिसाब भी था, हर चीज उसके अंदर था। ठीक है, मैं सब्जेक्ट के अंदर भेदभाव क्रिएट नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं। विदाउट इकोनॉमिक्स बाकी सब्जेक्ट फीका है, हो ही नहीं पाएगा। समझे? कुछ नहीं समझे, चलो। तो इन्फ्लेशनरी गैप कैसे बना फिर? इफ द एग्रीगेट डिमांड इज फॉर एन अमाउंट ऑफ आउटपुट ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मैंने वही चीज जो अभी समझा रहा था उसी को बोल रहे हैं कि हमने डिमांड इतना है बट जितना फुल एम्प्लॉयमेंट कर दिया, मैंने आउटपुट बनाने के लिए जो जरूरी था सब कर दिया, लेकिन अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा। मैंने डिमांड इतना हाई है जिसको सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। और सप्लाई कम क्यों है? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, मैंने जितना प्रोडक्शन करना था, और प्रोडक्शन करने के लिए मैंने एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया था, सब लोगों को लगा दिया, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जरूरी था कर दिया। जिस डिपार्टमेंट में जिसको
रिक्रूट करना है कर दिया, जहां जो जॉब चाहिए था कर दिया, लेकिन फिर भी मार्केट में चीजें महंगा है। क्यों? प्रोडक्शन एज पर नीड नहीं है। तो अगर सर प्रोडक्शन अगर नहीं मतलब हुआ है तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो मतलब जिसके पास प्रोडक्शन है उससे तो लेके सप्लाई को बैलेंस कर सकता है। हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आते हैं सर। then we say there is an excess demand। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं? we say there is an excess demand। excess demand gives rise to inflationary gap, which is the amount by which actual aggregate demand exceeds the level of aggregate demand required to establish the full employment equilibrium। माने हमें ऑलवेज, गवर्नमेंट का काम क्या है कि ऑलवेज एक इक्विलिब्रियम लेवल को एस्टेब्लिश करना है, ऑलवेज एक फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस को क्रिएट करना है। बट फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास वो सिचुएशंस ऑलवेज रहता नहीं है। अब अगर है नहीं तो उसको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो वो पहुंचाने का जो सिस्टम है उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट ऑफ गैप दैट टेंड्स टू ऑकर ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल। ये कब होता है? जब हम लोग बिजनेस साइकिल को एक्सपैंड करते हैं एंड सेट्स इन मोशन फोर्सेस दैट विल कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें कौन इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है? डिमांड पुल। इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, माने डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब ये देख मार्केट में गैप किस, ये ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। ये है एग्रीगेट डिमांड साइड वाई एक्सिस में, और ये एक्स एक्सिस में है आउटपुट एंड इनकम। तो हमारा ये जो 45 डिग्री लाइन आप लोग जानते हो क्यों खींचा जाता है? ड्यू टू एवरेज पॉइंट बनाने के लिए। तो 45 डिग्री में हम लोग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को दिखा रहे हैं, और मैंने करंट लेवल में, और यहाँ पर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लेवल को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। अब पहले मेरा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इस लेवल में था जब मेरा वो इक्विलिब्रियम एफ, मैंने ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर है जी, और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर है। मैंने एक्चुअली 2 बार इक्विलिब्रियम हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर क्या ये लोग बोला है, आप थोड़ा देख लो। इसको ड्रॉ करने का बहुत सारा उपाय है। इक्विलिब्रियम विल बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट एफ। एफ माने दिस सिचुएशन, मैंने जिस पॉइंट पे मेरा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेरे इनकम लेवल के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमी विल बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट एफ विथ ओ क्यू। ठीक है, वो क्यू मैंने दिस एरिया, मैंने जब मेरा प्रोडक्शन इतना हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा 45 डिग्री लाइन का इनकम लाइन जिस पॉइंट में मेरे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को टच करता है, उस पॉइंट पे मैं इक्विलिब्रियम हूँ। मैंने जितना प्रोडक्ट का प्राइस सिचुएशन है और जितना मार्केट में इनकम एंड इन्वेस्टमेंट है वो मैच कर रहा है, तो इट्स ओके। वो जो आलू वाला एग्जांपल दिया था, उसके नीचे भी इक्विलिब्रियम नहीं है, उसके ऊपर भी इक्विलिब्रियम नहीं है। दैट मीन्स जब प्रोडक्शन लेवल यहां से यहां तक का है तब इक्विलिब्रियम है एक पॉइंट पे, मैंने जिस पॉइंट पे ये 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट लेवल को कट करता है। सपोज द एग्रीगेट डिमांड इज क्यू जी, कितना है? क्यू जी। सपोज द एग्रीगेट डिमांड इज क्यू जी, माने अगर इतना जी लाइन देख रहे हैं ना सर, ये जी से क्यू, देयर इज एक्सेस डिमांड। अब ये क्यू जी और क्यू एफ के बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है। क्यू जी और क्यू एफ के बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स डिमांड है, ये जो गैप देख रहे हो ये डिमांड है, पर इसको सप्लाई के थ्रू से फुलफिल नहीं किया जा रहा। डिमांड इज देयर बट सप्लाई कांट रीच देयर। सो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिमांड है पर सप्लाई वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर जो गैप क्रिएट हो रहा है इसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो गवर्नमेंट का टारगेट यही रहेगा कि ये जो जी और एफ के बीच का गैप है, ये गैप को बैलेंस करना, इसको हटाना, इसको कम करना। इकोनॉमी में ऑलवेज प्रॉब्लम रहता ही है, हमारे इंडियन इकोनॉमी में ऑलवेज 6 to 7% एवरेज इन्फ्लेशन रहता ही है। कभी कभी हम लोग कोशिश करके 4%, 5%, इस बार 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में तो 3.5% में लेके आए थे, लेकिन फिर से लास्ट दिन 6% में चला गया, मैंने लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट, लेकिन गवर्नमेंट मस्ट ट्राई ऑलवेज। जो डेवलप कंट्रीज है उसका इन्फ्लेशन काफी कम रहता है,
अमेरिका का इन्फ्लेशन इस ईयर बहुत बढ़ गया था 2024 एंड 23 के एंड पे, उसको फिर से लेके आ गया 3% में। नॉर्मली डेवलप कंट्रीज का इन्फ्लेशन रेट 2 से 2.5% के बीच में रहता है, 2 से 2.5%। 2-2.5% इन्फ्लेशन इज वेरी गुड फॉर द कंट्री। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो अगर खुद का देश का हो या फिर बाहर का देश का हो तो इन्फ्लेशन क्या है? जैसे अगर सप्लाई जो है, अगर वो अपने देश में उसका सप्लाई कर रहा है तो उससे इन्फ्लेशन मतलब समझ गया, समझ बाहर का देश। समझ गया बोलते हैं। तो कहना चाहते हैं कि मेरे देश में कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं है, तो मैं दूसरे कंट्री से खरीद के मेरे देश का प्रोडक्शन को फुलफिल कर सकता हूँ। लेकिन सर पड़ेगा, और जो अगर प्रोडक्शन अगर खुद से हो रहा है तो उससे क्या पड़ेगा? सिंपल बात है, खुद के घर पे खाना बनाना और होटल से खाना मंगवा के खाना, कौन महंगा होता है? होटल से। होटल से खाना मंगवाने से होटल का इकोनॉमी जरूर बूस्ट होता है, होटल पे 4 लोगों को जॉब जरूर मिलता है, लेकिन चीजें महंगा हो जाता है। तो अगर तुम खुद बना सकते हो, शुरू में दिक्कत होगा क्योंकि बनाने के लिए किचन का जरूरत है, खुद का जो भी और भी चीजें हैं चाहिए ना, और खुद को बनाना भी आना चाहिए। तो यू मस्ट नीड द प्रोसेस, यू मस्ट नीड टू नो द प्रोसेस, हाउ टू कुक और हाउ टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। तो आपको नॉलेज का जरूरत है प्रोड्यूस करने के लिए। आपका कुकिंग से ही समझ लो ना, आपको नॉलेज चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, खाना बनाने के लिए एक जगह होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो वो जगह आपको महंगा पड़ सकता है। तो कोई भी चीज अपने देश में बनाने के लिए, जैसे अगर मेक इन इंडिया कर रहे हैं मोदी जी, तो मेक इन इंडिया मैंने इंडिया में खाना बनाना पड़ेगा। अगर इंडिया में खाना बनाना पड़ेगा तो इंडिया में कुकिंग होना चाहिए, कुकिंग का औजार होना चाहिए। सिंपल बात है। प्रोडक्शन लेवल में इसको हम लोग बड़े बड़े मशीनरी के एंगल से सोच सकते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन नॉलेज के ऊपर सोच सकते हैं। तो अगर देश में वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए घर बना के नहीं जाता है तो तुमको वो बाद में घर बनाना पड़ेगा, और अगर तुम्हें वो घर बनाना पड़ता है तो तुम्हारे लिए महंगा नहीं पड़ेगा। कोलकाता जैसे शहर में एक किचन, 1 रूम किचन अपने जगह बना के खरीदने के लिए भी सही सही जगह में ठीक ठाक पोजिशन पे करीब करीब 30-40 लाख का खर्चा पड़ जाएगा, कम से कम एक किचन, 1 रूम किचन। और 30-40 लाख अगर तुम्हारे पास पैदाइशी नहीं है तो तुम्हारे लिए महंगा पड़ सकता है। तो आपको बहुत मेहनत करके फिर जाके वो जगह बनाना पड़ेगा, फिर जाके प्रोडक्शन करके आप वो कर सकते हो। तो मेक इन इंडिया करने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, धीरे धीरे वो चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बट ये घटना घटने में काफी टाइम टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि शॉर्टकट में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो दूसरे कंट्री से लाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, अपना किचन कभी नहीं बनेगा, आपको ऑलवेज दूसरे के प्रोडक्ट के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा। और जब जब आप अगर हम हमेशा आप दूसरों के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करोगे तो अपना किचन का खाना कभी नहीं बना पाओगे, और वो नॉलेज भी अपने कंट्री के अंदर कभी नहीं आएगा। अगर वो कंट्री कभी आपको देना बंद कर दे, या किसी कारण से अगर वो प्रोडक्ट आपको सहन नहीं माने ठीक ठाक नहीं लगता है, और आपका इंपोर्ट भी तो बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ने से डॉलर का खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा क्योंकि वो बाहर के कंट्री से लाना पड़ रहा है, आपका रिजर्व भी घटेगा। जैसे हम लोग चाइना से बहुत खरीदते हैं, जैसे हमारे रिजर्व घटते हैं कि नहीं घटते। तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाहरी देश से इंपोर्ट करके देश का प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक शॉर्ट टर्म पैरामीटर जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुमको धीरे धीरे कोशिश करना ही चाहिए कि हर चीज अपने देश में बनाना चालू करें। अभी ना, तुमने अगर कभी खाना बनाना नहीं सीखा और जिंदगी भर अगर रास्ते का खाना खाते जाओगे तो शुरू शुरू में अच्छा ही लगेगा कि भाई कोई टेंशन नहीं है, खाना बन बाहर का खाना मंगवाएंगे खाएंगे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो समय भी बचेगा आपका, आप अच्छा फील करोगे, टेस्टी भी लगेगा। लेकिन बाहर का चीज है, पेट भी सड़ सकता है, ठीक है, हेल्थ बिगड़ सकता है, और आगे आपका ग्रोथ भी रुक सकता है। क्या समझा? ठीक है, सब चीज पास में ही है, दिमाग लगाने से सब माथा में घुस जाएगा, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। चलो, बात समझ में आ गया? इन्फ्लेशनरी गैप समझ गए? ऑनलाइन वाले थोड़ा बोलो सर, इन्फ्लेशनरी गैप क्लियर है, कहानी किस्सा? यस सर। सर थैंक यू सर। इसी तरह से केन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी आर्गुमेंट देके, जैसे मैं आपको समझाने का कोशिश किया, उनका ही बात समझाया मैं आपको। उन्होंने इसी तरह से जो प्रॉब्लम हुआ था
जैसे कि अगर मेरे को अगर मेरा जो प्रोडक्ट में खाना बनाने में मेरा जो खर्चा है वो ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं तो सस्ता पड़ रहा है। यही तो बोला सर, हाँ समझ रहे हैं आप तो बात? वही तो बोला, सिंपल तो बोला। अगर अपने घर में खाना बनाने के लिए खर्चा शुरू में ज्यादा पड़ेगा, इसलिए तो मैं बोला कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिक्कत होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा पड़ेगा। जैसे अगर अमेरिका का एग्जांपल लें, अमेरिका में अगर खाना बनाने जाए तो महंगा पड़ेगा, अगर बाहर से अगर कोई इम्पोर्ट करे तो सस्ता। हाँ कर तो रहा है, जैसे अमेरिका अपनी कंट्री में जितना आईटी सर्विस होते हैं वो किससे लेता है? इंडिया से लेता है। एक अमेरिकन बंदे को आईटी इंजीनियर जो होते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर में जो काम करते हैं, अमेरिका में उनको सैलरी देने के लिए 3 लाख कम से कम मंथली देना पड़ता है। इंडिया में वो सेम पैसे में 30,000 करके 10 लोगों को रख लेता है। ठीक है, तो ऐसा तो होता है। तुम देख लो, कब तुम कितने, यही करने के चक्कर में अमेरिका का लोकल एम्प्लॉयमेंट हैम्पर हुआ है। इसीलिए तो ट्रम्प आने के बाद बार बार बोल रहा है कि इस बार हम इंडिया अमेरिका से ही जॉब क्रिएट करेंगे, अमेरिका का लोकल इकोनॉमी। इसलिए बोल रहा है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लॉन्ग टर्म में जाके अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। तभी तो ट्रम्प स्लोगन दे रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो मागा क्या है, क्योंकि अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, लोकल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम में आ गया है। वो लोग हर प्रॉब्लम के लिए चाइना और अमेरिका को सस्ता देख के ले लिया, पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन लोकल इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस क्रिएट हो गया है। अरे बहुत समझ में आएगा, सुनो तो मेरा बात, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। मैं कहाँ भाग के जा रहा हूँ, तुम लोग बस पढ़ते जाओ, दिमाग को सोचते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी माथा में घुस जाएगा, इच्छा होना चाहिए। मैं बोलूंगा सर, मैं खुद भी सीखता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ। सीखते जाओ, लेकिन हर चीज दिमाग में धीरे 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 क्लिक करेगा। भगवान ने मेरे को कुछ तो दिया है, वो मैं आपको देके ही जाऊंगा। बस सुनो बस, फिर जब नॉलेज बढ़ जाएगा मैं आर्गुमेंट भी कर लूंगा तुम लोगों से। अलग अलग ओपिनियन जरूर हो सकता है, लेकिन देयर मस्ट बी वन वे, यानी एक सही चीज जरूर होता है। सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, बस एक चीज जरूर होता है जो सही होता है फॉर पर्टिकुलर सिचुएशंस। जैसे आज के सिचुएशंस में अब कौन सा, अब कब वो सही चीज अप्लाई होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन वो कर रहा है। कहने का मतलब मैं इतना बोल रहा हूँ कि हम लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं तोमट्टाओ ठीक अमट्टाओ ठीक, ऐसे करके झगड़ा करने के टाइम पे बोलते हैं ना, नहीं सर, तोमट्टाओ ठीक अमट्टाओ ठीक होते पारे, হয় তোমারটা ঠিক হবে নয় আমারটা ঠিক হবে। ये दोगलापन नहीं चल सकता। किसी पर्टिकुलर सिनारियो में कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों सही कैसे हो सकते? नहीं हो सकता। एक समय में दोनों सही कभी नहीं हो सकता, ये सुनो। लेकिन हम लोग कभी कभी झगड़ा को एडजस्टमेंट करने के लिए, अच्छा तू भी सही है मैं भी सही हूं, कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल, कभी संभव नहीं। मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड बोल रहा है मैं सही, वाइफ बोल रहा है मैं सही। वो ठीक है, रोज का झगड़ा को कम करने के लिए एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन सच में झगड़ा में कोई एक तो दोषी जरूर होगा और कोई एक तो सही जरूर होगा। वो अलग बात है कि किसी एक को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, दैट्स ट्रू फॉर रिलेशनशिप मैटर्स, बट इन रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशंस देयर मस्ट बी वन पर्सन हु इज राइट, हु इज रॉन्ग। परसेप्शन भी तो आता है, परसेप्शन हो ना, परसेप्शन में क्या प्रॉब्लम है? इस नजरिए से देखा जाए मैं क्या बोला, वही तो, वही फिर से वही बात हो गया ना, नजरिया बहुत हो सकता है, नजरिया बहुत हो सकता है, पर सही तो एक ही है ना। जैसे मान एक सिंपल बात कर रहा हूं, किसी दूर से एक लड़का को पीछे से लग रहा है कोई लड़की है, ठीक है, अब मैं नजर देके बोल रहा हूँ कि लड़का ही है। कोई कोई थोड़ा सा होता है ना, भगवान का बना हुआ थोड़ा स्पेशल बच्चा होते हैं, दूर से देख के लगता है लड़का है, पर सामने देख के क्या तो पता चला लड़की है ना। अब मेरे नजरिए में मैं देख रहा हूँ, तेरे नजरिए में तू देख रहा है, लेकिन वो क्या है, वो तो एक सही बात तो जरूर है ना, या तो वो लड़का है या तो लड़की है, अगर वो थर्ड जेंडर नहीं है तो। ठीक है, सो पॉइंट इज कि भले ही अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होगा, लेकिन सही तो एक जरूर होगा। ठीक है, बाद में विचार करना, अभी आर्गू करने का जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
एक सेकेंड सर, मेरे को एक कॉल लेना होगा। चलो, सो अच्छा, इन्फ्लेशनरी गैप भी समझ में आ गया, डिफ्लेशनरी गैप भी समझ में आ गया, उसका ग्राफ भी दिखा देता है एक बार। इन्फ्लेशनरी गैप ऐसे देखने में होता है जहां डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लो है, और डिफ्लेशनरी गैप ऐसे होता है। इट्स लाइक कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पहला, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट बाद में। माने C प्लस आई पहले ये सिचुएशंस पे था, अब C प्लस आई इस सिचुएशंस पे पहुंचा है, ठीक है। माने डिफ्लेशन कब होता है? जब डिमांड, सप्लाई होता है पर डिमांड नहीं होता, ठीक है, यही बोला ना सर, यही सप्लाई ज्यादा है पर डिमांड नहीं। जैसे मान कि पहले जब इतना आउटपुट बनता था, ओएम आउटपुट बनता था, तब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जा रहा था सप्लाई एंड डिमांड का। लेकिन बाद में आउटपुट को थोड़ा ओ क्यू स्टार लेवल तक बढ़ाया गया, मैंने सप्लाई बढ़ाया गया, सप्लाई बढ़ाया गया, पर डिमांड इज नॉट देयर, डिमांड इज नॉट देयर। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर फिर से एफ जी, ये जो सिचुएशंस बन रहा है, ये सिचुएशंस में डिमांड तो, सप्लाई तो है, माने तुम अगर देखोगे वो क्यू लेवल तक, माने क्यू इज रिप्रेजेंटिंग एफ, माने सप्लाई ओ क्यू, माने ओ एफ भी बोल सकते हो, माने क्यू से एफ का जो एरिया है ये सप्लाई को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये क्यू से यहाँ से डिनोट कर रहा है। तो इस एरिया तक सप्लाई तो बन रहा है, पर उतना डिमांड नहीं है, क्योंकि डिमांड उसके नीचे है, डिमांड सिचुएशन उसके नीचे, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट उसके नीचे है, सप्लाई इस जोन के ऊपर चला गया। तो अगर मेरा सप्लाई ज्यादा है और डिमांड नहीं है, तो जो गैप क्रिएट करते हैं इसे हम लोग डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। मतलब जस्ट उल्टा, पहला वाला जो ग्राफ था उसका जस्ट उल्टा सिचुएशन, ठीक है। और डिफ्लेशन सिचुएशंस में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, चीजों का दाम गिर जाता है, चीजों का दाम गिर जाता है, बढ़ता नहीं है, गिर जाता है। इसको मैं यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स बनाया इसका, देखो ये जो इन्फ्लेशनरी है क्या है? फॉलिंग डिमांड, डिमांड गिर जाएगा, फॉलिंग प्राइस, डेट डिफॉल्ट्स, माने आपका जो लोन वगैरह रहेगा डिफॉल्ट हो जाएगा, पे नहीं करोगे, बैंकरप्सी बढ़ेगा, लोगों का जॉब जाएगा, लोगों का सैलरी गिर जाएगा। इन्फ्लेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अगर इसे ठीक करना है, वन वे टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप इज टू इंक्रीज दी एसएलआर। अगर इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करना है तो आप एसएलआर बढ़ाओ। एसएलआर क्या होता है, बैंकिंग के चैप्टर में बताएंगे कल। एसएलआर एंड सीआरआर दो रेशियो होते हैं। हम लोगों के बैंक में जब हम लोग पैसा रखते हैं ना, तो हमारा पैसा एसएलआर एंड सीआरआर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। बैंक क्या करते हैं, कुछ पैसा अपने पास रखते हैं और कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा रखते हैं। तो जो पैसा एसएलआर के रूप में आरबीआई के पास जमा रखते हैं और कुछ पैसा सीआरआर के रूप में अपने पास ही जमा रखते हैं, जो खर्चा नहीं कर सकता वो, ये रेशियो जमा करने के कारण क्या होता है, बैंक के पास पैसा बढ़ता है, ठीक है। बैंक के पास पैसा इतना बढ़ जाता है कि लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाता है। बैंक, क्योंकि बैंक के पास पैसा कम होने से लोगों को लोन कम दे पाएगा, क्योंकि बैंक सारा पैसा क्या करेगा, जमा कर देगा एसएलआर के रूप में। इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इन्फ्लेशन में क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा है पर सप्लाई नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, लोगों के हाथ में पैसा को कम कर देते हैं, तो सप्लाई के साथ पैसा क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, सॉरी सप्लाई लो है पर डिमांड हाई। तो डिमांड क्यों हाई, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है। तो एक काम करते हैं, लोगों के हाथ में पैसा को ही कम कर देते हैं। तो लोगों के हाथ में पैसे को कम करने के लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा,
अपना लिक्विड रेशियो को, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को बढ़ा देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, बैंक का टोटल एसेट बढ़ जाएगा और बैंक के पास कैश और लिक्विड एसेट बढ़ जाएगा, तो लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग द एसएलआर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट। तो बैंक क्रेडिट कम क्रिएट कर पाएगा, लोगों के हाथ में पैसा का फ्लो कम होगा, which reduce the flow of money in the economy, and this ultimately brings aggregate demand down and economy back to equilibrium। ठीक है, इस तरह से इन्फ्लेशनरी गैप को फुलफिल किया जा सकता है। आप जस्ट उल्टा कर सकता है, जब डिफ्लेशनरी गैप होगा इसका उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कर मैंने क्या, सर कैश को कम कैसे करेगा? हाँ, कैश को कम कैसे करेगा बैंक? कैश को कम कैसे करेगा, मैंने पब्लिक के पास कैश कम करेगा। सिंपल करेगा ना, आप जब भी कुछ पैसा जमा रखोगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, आप लोन लेने नहीं आओगे। अगर बैंक आपको अभी मानो आप 1,00,000 बैंक में जमा रखते हो, ठीक है, तो आप 1,00,000 रुपया बैंक से लोन लेने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, बैंक के पास पैसा है, आप 1,00,000 बैंक में लोन लेने के लिए सोच रहे हो तो बैंक दो तरीके से, आरबीआई बोल दिया कि ये 1,00,000 पूरा आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मली एसएलआर का रेट होता है, मैं बैंकिंग चैप्टर में बताऊंगा, कल ही बताऊंगा मनी बैंकिंग। तो एसएलआर का रेट मानो 20% है, इसको बढ़ा के 25% कर देगा। तो 1,00,000 में से पहले आप 80,000 लोन दे सकते थे, अभी आप 85,000 ही लोन, सॉरी 20% एसएलआर रख के, मैंने 20% एसएलआर मैंने 20,000 आरबीआई के पास बैंक को जमा रखना पड़ेगा, बाकी पैसा मार्केट में फ्लो कर सकता है, लोगों को लोन दे सकता है। लेकिन अगर एसएलआर रेट 25% हो जाएगा तो 5% पैसा और बैंक का फंस जाएगा। मैंने पहले 1,00,000 में से 20,000 आरबीआई के पास फंसता था, अभी 25,000 फंसेगा। तो आरबीआई के पास पैसा, मैंने बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया, लेकिन पब्लिक के पास पैसा कम हो गया। तो जैसे ही पैसा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई का गैप पहले जैसे हो जाएगा। समझा रोशन? यस सर। बैलेंस करना है तो सिंपल, इसी तरह से डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करेगा, लोगों के हाथ में पैसा कम है, डिमांड है पर सप्लाई है पर डिमांड नहीं है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा कम है, तो एक काम करते हैं, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ा देते हैं धीरे धीरे, उसी में रेट काट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें काम करते हैं, और भी घटना होता है बट ये बेसिक चीज है। सबाई बुझते पारছে তো? हेलो, यस सर। हाँ सर। कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, यस सर। इस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीसी एंड एनपीएस। फॉर्मूला मैं पहले ही पढ़ा दिया था आप लोगों को, तो आप लोगों को थोड़ा फॉर्मूला फिर से देख लेना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। आपको नेशनल इनकम का डेटा दिया है 2500। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, माने सरकार का जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है वो 300 का दिया है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है 100 का। अब इसको तुम करोड़ में सोचो, लाख में सोचो, जो सोचना है सोचो। आपका सोल्यूशंस क्या है, इनकम इक्वल्स टू C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। बाय पुटिंग द वैल्यू वी गेट, इनकम कितना है 2500, कंजम्पशन का पता नहीं बट इन्वेस्टमेंट का दिया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन 300 दिया है। ठीक है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मैंने सरकार का, इकोनॉमी का नहीं दिया। हमें बोलता है कि आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालो और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालो। तो y इक्वल्स टू C+1 में ही मेरे को मिल जाएगा, जहां पर कंजम्पशन का मतलब क्या होगा, मेरा जो इनकम है वहां से अगर मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मेरा कंजम्पशन मिल जाएगा। मेरे इनकम से अगर मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हटा दूं, मैंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैंने क्या, जो कैपिटल एसेट में हम लोग खर्चा करते हैं, तो मैं जितना इनकम करता हूँ वहां से अगर मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को मैं माइनस कर देता हूँ तो बाकी पैसा मैंने क्या किया, कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो इनकम से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद सरकार का कंजम्पशन का पता चल जाता है। तो सरकार यहाँ पर 2400 का कंजम्पशन किया है। अब देयर इज ए फॉर्मूला C इक्वल्स टू C बार प्लस BY, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले पढ़ाया था। तो C बार क्या होता है, सरकार का ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो मोटा मोटी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो C इक्वल्स टू C बार प्लस BY, इसमें C का मतलब ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2400, C बार बने जो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दैट इज 300, और BY बने
2500 जो कि कंजम्पशन है वर्क, माने y जो है जो कि 2500 है और b जो है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना होगा 2400 माइनस 300 इक्वल्स टू 2500 b। यहाँ से हमको b का वैल्यू मिल रहा है b इक्वल्स टू 0.84। ये स्लोप का काम करता है। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? बी क्या है? ये पढ़ाए थे सर, बी भूल गए आप? ये सब थोड़ा ना देखने से ना कभी दिमाग में काम नहीं करेगा। बी गैप है तो क्या है सर? गैप। ये सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई नहीं पढ़े थे? ये बी का यूज बार बार दिखाया गया था। ये बी का यूज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के अंदर बी का यूज नहीं दिखाया था। ये वाला जो गैप, ये जो स्लोप, बी क्या था? स्लोप था ना। एक बार फिर से वो वाला क्लास सुनना, ठीक है? इतना पीछे जाने से फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर एमपीएस का फॉर्मूला था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। तो 1 कितना है? 1 तो फॉर्मूला के अंदर आता है। और एमपीसी क्या है? ये जो बी है, स्लोप का जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यही मेरा एमपीसी है। तो 1 माइनस 0.84 करके हमें 0.16 मिलता है। ये जो स्लोप है ना, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में मैंने बताया था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। तो वहीं से ये बी का भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा नेशनल इनकम है उसमें जो मेरा बी का वैल्यू था वो यहाँ से निकल के 0.84 आता है। जो मेरा स्लोप जो चेंज को बताते हैं वही चेंज यहाँ पर टोटल से अगर मैं चेंज को माइनस करूँ तो मेरे को जो वैल्यू मिलता है दैट इज माई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने एक फॉर्मूला पता चले तो दूसरा फॉर्मूला वहां से क्रिएट हो सकता है। ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाता है। ये सब थोड़ा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है? जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, an economy is in equilibrium, calculate the national income from the following: autonomous consumption 100 and obviously c constant c माने जो मेरा हो ही मैंने सरकार का हो ही जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का वैल्यू दे दिया है 0.2, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया है 200। अगेन y इक्वल्स टू सी प्लस आई में डाल दे। y इक्वल्स टू क्या है? c प्लस आई। अब c का डेटा यहाँ पर पूरा पूरी नहीं दिया है, तो एक काम करते c बार और एमपीसी ऑफ y यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन ऑफ y प्लस इन्वेस्टमेंट, जहां पर एमपीसी का फॉर्मूला क्या आता है? 1 माइनस एमपीएस। तो यहाँ पर मैं y का वैल्यू निकाल सकता हूँ। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? c बार का वैल्यू पता है, c बार कितना है? 100। c बार माने कांस्टेंट ऑटोनोमस कंजम्पशन। एमपीसी y माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ y, ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 1 माइनस एमपीएस करके, क्योंकि मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितने का है? 0.2। तो 1 माइनस 0.2 कितना आता है? 1 माइनस 0.2 कितना आएगा? 0.8। तो 0.8 क्या हो गया? y। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना बोला है? 200। तो आपका वैल्यू कितना आया? 300 प्लस 0.8y। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो 0.2y, y का वैल्यू कितना हो गया? 1500। तो मेरे को क्या पूछा था? नेशनल इनकम पूछा था। ये सब थोड़ा न्यूमेरिकल्स है। इसमें आपको नॉर्मल जो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया उसी फॉर्मूला को तोड़ मोड़ के जो भी चीजें मिलता है उसको तोड़ मोड़ के ही निकालना पड़ेगा कि किससे क्या वैल्यू निकलते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस के साथ ही इसमें परफेक्शन थोड़ा आता है। ये सब जैसे कभी इनकम पूछ लेते हैं, कभी एमपीसी पूछ लेते हैं, कभी एमपीएस पूछ लेता है, ठीक है? नॉर्मली पॉपुलर यही है कि आपको एमपीएस एमपीसी का डेटा दे देगा, वहां से इनकम निकालो, इनकम का डेटा दे देगा, वहां से एमपीएस एंड एमपीसी निकालो, ऐसे ही पूछते हैं। इसी में से कुछ झलक आपको मैं बता रहा हूँ। सपोज द कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन बाय c इक्वल्स टू 20 प्लस 0.6y, वही a प्लस by का फॉर्मूला, एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 10 प्लस 0.2y, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम? अगेन उसी फॉर्मूला में डालो, y प्लस इक्वल्स टू c प्लस i से ही निकलना आएगा। तो y इक्वल्स टू c प्लस अगर i है तो c का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन बना के दिया 20 प्लस 0.6y, और i का वैल्यू दिया है 10 प्लस 0.2y। इसको डालने के बाद मेरा इक्वेशन में थोड़ा शॉर्ट आउट होगा, ये 20 प्लस 10 हो जाएगा और इधर 0.6 प्लस 0.2 करके 30 प्लस 0.8y हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं
y को शॉर्ट आउट बने सॉल्व करूं तो 0.8y इक्वल्स टू 30 और y इक्वल्स टू हो जाता है 150। ये सिंपल सिंपल मैथ्स है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें माथा नहीं लगा रहा हूँ। जो फॉर्मूला का केस है वो मैं जो पिछले क्लासेस में समझाया था वहीं से सब निकल के आ रहा है। मैथ्स गुलो বোঝা যাচ্ছে তো সবাই? হ্যালো, Yes, sir. মানে বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্টে ফর্মুলা গুলো জাস্ট ইউজ হয়েছে, এগুলো একটু প্র্যাকটিস করলেই পারফেকশন চলে আসে। सपोज द कंजम्पशन फंक्शन c इक्वल्स टू 7 प्लस 0.5y, मैंने इसमें मैं ज्यादा कुछ समझा नहीं सकता, समझाने के लिए तो जो मैं बात कर रहा हूँ वही है, ये बस न्यूमेरिकल्स है। c इक्वल्स टू 7 प्लस 0.5y, इन्वेस्टमेंट इज 100, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। y इक्वल्स टू c प्लस i, अगेन c इक्वल्स टू कितना दिया है 7 प्लस 0.5y एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू कितना दिया है 100, देयरफॉर y इक्वल्स टू 7 प्लस 0.5y प्लस 100। यहां से अगर इक्वेशन किया जाए कि y को अगर एक तरफ लेके आया जाए y माइनस 0.5y, सिंपल प्लस माइनस का इक्वल्स का मैथ्स है अलजेब्रा, और इधर 100 और ये 7 को अगर मैं इक्वल इधर लेके आ जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 107। माने ये तो जानते हो, इसको मैं क्या बताऊंगा, y और इधर वाला y जब इधर आ रहा है कितना हो रहा है 0.5y है ना, तो इधर इक्वल बनेगा। पहले से ये तो 100 में था ही, और ये 7 को पहले मैं इधर लेके आया था -7, तो ये जब इधर जाएगा कितना बनेगा +7, -7 जब इधर चला जाएगा कितना बन जाएगा +7, तो 107। तो y माइनस 0.5y इक्वल्स टू 107, तो 107 बाई 0.5 इक्वल्स टू 214, तो y का वैल्यू निकल गया। हमें क्या पता y इक्वल्स टू c प्लस आई, तो c कितना है i तो पता है, क्वेश्चन में दिया है 100, तो c पता नहीं है, लेकिन इनकम तो पता चल गया, इनकम पता चल गया ना, इनकम पता है इन्वेस्टमेंट पता है, तो सी नहीं निकलेगा, तो सी इक्वल्स टू 140। तो हमें क्या पूछा था सेविंग्स पूछा था, तो सी माने क्या कंजम्पशन हो गया 114, इनकम हो गया एक सेकेंड, इनकम हो गया 214, और सेविंग्स कितना है सेविंग्स इक्वल्स टू y माइनस सी, कितना होता है 214 माइनस 114 कितना होता है 100। কিরে বোঝা যাচ্ছে তো? यस सर। সহজ আছে, কিন্তু একটু প্র্যাকটিস করলেই এই অঙ্কগুলো কিন্তু পারা যায়। এবারে কেউ যদি বলবে আমি ইনকাম বুঝি না, কনজাম্পশন বুঝি না, ইনভেস্টমেন্ট বুঝি না, তাহলে পেছনের আগের 2-3 ক্লাস 4 क्लास की করতে করাবে? इससे पिछले जो 3-4 क्लासेस किए करवाए वो किस लिए करवाए, यही सब बातों को समझाने के लिए ना किया। ये तो बस न्यूमेरिकल्स है, तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना। हेलो, ये जो बाकी क्वेश्चंस है प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए, सारा न्यूमेरिकल्स ऐसे ही हो जाएगा। कॉपी में करना, मेरे को दिखाना सॉल्व किए कि नहीं किए, ठीक है। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सुन ले। इसका नाम है, ऑफ कर देगा ऋतिक? इसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अनदर धांसू कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। सरकार का प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बोला धांसू कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि सरकार कितना इन्वेस्टमेंट करे जिसमें इकोनॉमी को ग्रोथ मिले, क्योंकि एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो वही इन्वेस्टमेंट मल्टीपल होते होते ग्रोथ देता है। इट्स काइंड ऑफ, बैंक में पैसा रखते हैं ना, सपोज आपने एक एफडी किया, सपोज 1 लाख रुपए का, बैंक आपको 7% का एनुअल रिटर्न देता है। तो आज अगर आप बैंक में एफडी करते हो 7% का रिटर्न एनुअली मिलता है, तो नेक्स्ट ईयर आपका बैंक का बैलेंस कितना होगा 1,07,000। फिर इस 1,07,000 को फिर से 7% के लिए रख लेते हो, इस तरह से आपका इनकम मल्टीप्लाई होता जाएगा, है ना।
यू कैन ऑल्सो से पावर ऑफ कंपाउंडिंग एटसेट्रा, जो भी बोलो। हाँ, इसी को तो कंपाउंडिंग बोलते हैं, क्योंकि जो 1,07,000 जो आया इस पे जब और इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। अगर मैं फिर से 1,00,000 पे लगाता, अगर मैं फिर से 1,00,000 पे ही लगाता तो वो कंपाउंडिंग नहीं था, तब वो सिंपल होता। तो एग्जैक्टली इकोनॉमी के अंदर भी जब कोई पर्टिकुलर मैटर गवर्नमेंट सोचते हैं कि हमें आज रोड बनाना है, रेल बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना है, इंडस्ट्री बनाना है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी में डेवलपमेंट करना है, तो कहाँ कितना सरकार खर्चा करेगा जिसमें गवर्नमेंट का ग्रोथ हो। एंड दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एक मेरा सिंपल नोट था, देखते हैं अगर मिलता है तो दिखाता हूँ। मल्टीप्लायर ये तो मनी में बता देंगे, ठीक है ये, अच्छा ठीक है यही से सुन लो अभी, बाद में सिंपल नोट मिलेगा तो दिखा दूंगा। In this section, we develop an answer to the following question: by how much does a 1 unit increase in autonomous spending raise the equilibrium level of income? माने सरकार कितना स्पेंडिंग करे, कितना खर्चा करे जिसमें देश का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़े, माने सबका ओवरऑल हर इंसान का एक इनकम में ग्रोथ हो। जो गरीब है उसका इनकम उस हिसाब से बढ़ेगा, जो मिडिल क्लास है उसका उस हिसाब से बढ़ेगा, जो रिच है उसके उस हिसाब से बढ़ेगा। जब इनकम ग्रो करता है ना तो इक्विलिब्रियम वे में सबका बढ़ता है। कॉन्सेप्ट इज लाइक कि आज अगर सरकार सोचता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए सरकार के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, उसको प्राइवेट पार्टी को दे देता है। से फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी करंटली हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अदानी को बोला कि आप मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। ऐसे अदानी का एक है अदानी ट्रांसमिशन बोल के, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करता है और अलग अलग कंट्रीज को जैसे बांग्लादेश को देता है और भी सिटी को भी देता है। बॉम्बे में अदानी का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चलता है, गुजरात में चलते हैं, प्लस बांग्लादेश को एक्सपोर्ट भी करता है। तो अदानी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करेगा तो ऑब्वियसली इसमें इन्वेस्टमेंट अदानी करेगा, सरकार इसको जगह जमीन वगैरह देगा। तो ये पूरा चीज एक क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, एक इन्वेस्टमेंट होगा सरकार की तरफ से। नाउ पॉइंट इज इसका डायरेक्टली सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, इसमें जो भी इनकम होगा सरकार को टैक्स मिलेगा, अदानी को प्रॉफिट मिलेगा। तो अदानी देश का किस सेगमेंट का बंदा है, रिच, तो रिच और रिच हो गया। अदानी रिच था, अदानी रिच था और रिच हो गया क्योंकि अदानी को सरकार ने बेनिफिट दिया। लेकिन क्या सिर्फ अदानी ही रिच हुआ, अदानी के कंपनी में जो लोग जॉब मिला वो तो पहले नहीं था, ये न्यू एंटिटी बनने के कारण ही तो लोगों को नौकरी मिला। अगर अदानी के बिजनेस पे अगर 1,000 लोगों को काम मिलता है तो 1,000 पीपल को अगर जॉब मिला है तो ये 1,000 लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। फिर आसपास में दुकानदार डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ। तो जब एक ग्रोथ होता है ना तो वो सिर्फ सरकार का एक ग्रोथ नहीं होता, उसमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट चलता रहता है। सरकार अदानी को देता है, अदानी किसी और को देता है, फिर वो किसी और को देता है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइंग होता रहता है। जैसे सरकार ने रेलवे बनाया, उसके लिए ट्रैक बनाया, फिर रेलवे के लिए एक फैक्ट्री बनाया जहां पर रेल का कोच बना, फिर इंजन बनाने के लिए एक जगह बनाया जहां पर इंजन बना, फिर रेल के अंदर लोगों को आना जाना करने के लिए एसी कोच बना, फिर उसको एसी का काम करने के लिए एसी जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उनको काम मिला, सीट जो लोग बनाते हैं उनके लिए सीट का काम मिला, जो लोग ट्रेन में कैटरिंग सर्विस चाहते हैं उनके लिए आईआरसीटीसी बना, जो लोग टिकट सरकार को तो बेच ही रहा था लेकिन सिर्फ सरकार अकेला नहीं बेच पा रहा है बोल के प्राइवेट कंपनीज को टिकट बेचने का काम दिया, जो लोग टिकटिंग एजेंट बना, जो लोग टिकटिंग एजेंट बना, इसके ऊपर बेस करके बड़ा बड़ा कंपनी बन गया ट्रैवलिंग एजेंट कंपनी।
है ना, मेक माई ट्रीप, इक्सिगो, समझ रहे सर? तो इस तरह से इकोनॉमी को क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर सरकार इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कभी उसको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता। इसलिए खर्चा करना जरूरी होता है, कंजूस होने से नहीं होगा। पैसा मिल गया और वो पैसा को देख देख के मरने से कोई फायदा नहीं है। आपके हाथ में पैसा है ना, तो पैसा को सर्कुलेट करना भी आना चाहिए, पैसा को सही सही जगह में इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं पैसा देख देख के हाँ हाँ है इमरजेंसी में काम आएगा, हाँ ठीक है रहने दे, खर्चा नहीं करते बाबा मेरा पैसा है, ऐसा करके नहीं चलता जिंदगी। तभी जाके वो मल्टीप्लाई होते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो यही चीज बोला है सर, भाई हाउ मच डज ए 1 यूनिट इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग रेज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। दिस देयर अपीयर्स टू बी सिंपल आंसर, सिंस इन इक्विलिब्रियम इनकम इक्वल्स एग्रीगेट डिमांड। इनकम क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड को इक्वल करता है। मैंने जो डिमांड रहेगा, जितना डिमांड रहेगा वही तो किसी और का इनकम रहेगा। मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा तो इनकम कहां से जनरेट होगा? अगर तुम पढ़ने नहीं आओगे तो मैं फीस कहां से दूंगा? तुम सब्जी खरीदने नहीं जाओगे तो सब्जी वाला का इनकम कहां से होगा? तो जितना टोटल डिमांड होगा वही तो इनकम होगा। नहीं समझा? क्या नहीं समझा? वही इनकम होगा। अगर तुम 1 kg आलू खरीदने जा रहे हो उसका दाम कितना है? चलो 30 रुपए। तो अगर तुम्हारा 1 kg आलू का डिमांड हुआ तो किसी का 30 टका, क्या समझा? जो टोटल डिमांड बनेगा वही तो इनकम बनेगा। এই সবাই বুঝতে পারছে তো কথাটা? हाँ सर। समझ रहे हो? पूरा इकोनॉमी इसी तरह से चलता है सर। अगर आपके फैमिली में बिजनेस है तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आपका पापा अगर बिजनेस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस पापा करते हैं, अगर उनको खरीदने वाला लोग नहीं होगा तो पापा का माने आपके फैमिली का इनकम कहाँ से आएगा? ठीक है। So income equals aggregate demand. It would seem that an unit increase in autonomous demand, अगर autonomous demand बढ़ता है, मतलब सरकार का जो ओवरऑल सिचुएशन है, और स्पेंडिंग शुड राइज इक्विलिब्रियम, डिमांड बढ़ेगा तो उस हिसाब से स्पेंड भी करना चाहिए, सरकार को स्पेंड भी करना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम इनकम बढ़े। तो अगर पब्लिक का डिमांड बढ़ता है, सरकार का स्पेंडिंग बढ़ता है, तो इक्विलिब्रियम इनकम भी, जैसे रिसेंटली मोदी सरकार टेक्नोलॉजिकल फील्ड में एक अच्छा चीज में प्रोडक्ट डिमांड बने इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेमीकंडक्टर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट माने वैल्यूएबल बिजनेस कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटराइज्ड एक मदरबोर्ड कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, जो बेसिकली बड़े बड़े कार्स में माने लग्जरी कार में या कोई भी चिप्स में, माने बेसिकली किसी ऑटोमेशन को डेवलप करने का काम आता है, माने हर चीज ऑटोमेटिक हो। जैसे एग्जांपल के रूप में सेमीकंडक्टर का लग्जरी कार का सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं लग्जरी कार में, देख रहा हर चीज ऑटोमेटिक होता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, जैसे गाड़ी में एक चीज होता है ना, सेफ्टी बलून होता है। गाड़ी एक्सीडेंट कर जाने से वो सेफ्टी बलून खुल जाता है। तो गाड़ी एक्सीडेंट होने से वो सेफ्टी बलून खोलने के लिए आप तो बटन नहीं दबाते हो, तो फिर कोई तो होगा जो आपके लिए वो बटन दबा के देगा और आपका एक्सीडेंट से आपको जिंदा रखेगा। तो ये जो चीज है ये सेमीकंडक्टर का कारण ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड जो इतना सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा काम करते हैं ताइवान, और ये टेक्नोलॉजी है फिनलैंड का एक बोल के एक देश है उसके पास यूरोप में। तो फिनलैंड का वो टेक्नोलॉजी, ताइवान का सबसे ज्यादा काम ताइवान अकेला नहीं कर पा रहा है। तो ताइवान अभी इंडिया के साथ टाई अप कर रहा है, क्योंकि चाइना के साथ ताइवान नहीं जाएगा, उनके साथ उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। तो चाइना क्या कर रहा है, सॉरी ताइवान क्या कर रहा है, सेमीकंडक्टर का हर एक काम इंडिया को देना चाहता है। इसीलिए इंडिया में ऑलरेडी एक यूनिट गुजरात में, एक यूनिट कोलकाता में, और एक शायद में भी साउथ इंडिया में कहीं पर होगा, जहाँ पर टैलेंट होगा। मैंने टैलेंट मैंने बेसिकली देखो, वेस्ट बंगाल में पढ़ा लिखा बंदा बहुत मिलता है, इसलिए वेस्ट बंगाल में इसको करने के पीछे वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर्स वगैरह पढ़ने का लोगों के अंदर
काफी डिमांड है। तो क्योंकि डिमांड है तो मोदी जी ने कोलकाता को टारगेट करके अमेरिका में जाके ही बोल के आया था। फ्रेश वाटर में तो हम्म? फ्रेश वाटर भी चाहिए, वाटर पानी। हाँ, फ्रेश पानी भी चाहिए, वो भी बंगाल में है। तो बेसिकली डिमांड होगा तो स्पेंडिंग होगा तो इक्विलिब्रियम इनकम बढ़ेगा। अच्छा, तो ये जो हो रहा है सर, इसीलिए इतना झोल हो रहा है कि जैसे बंगाल में खाने से जैसे जैसे मतलब सेंटीमेंट मतलब किसी और को किया जा रहा है ऐसे। अब जैसे इंडस्ट्री लाना है, ठीक है, यहाँ का सरकार राजी नहीं है, तो अब कैसे मतलब उसको मतलब पॉलिटिक्स खेला जा रहा है इससे। तो ये मतलब ये सब तय है क्या, जैसे कि इसको हटाने के लिए मतलब झोल करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ होता है। जैसे इंडस्ट्री तभी आएगा ना जब पॉलिटिक्स नहीं रहेगा बीच में। देख, वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल समस्या कम्युनिस्ट के जमाने से बहुत ज्यादा हो गया है, और कम्युनिस्ट लोग सब कुछ किया है, सिर्फ सबसे ज्यादा अगर कुछ किया है तो वो पार्टीबाजी किया है। लोगों को बिजनेस कम सिखाया, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी कम सिखाया, और लोगों को झंडा पकड़ा दिया। दे हैव अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस, बट दे हैव ओनली वन मोटो, दे हैड ओनली वन मोटो, दैट इज झंडा पकड़ो और सिक्योरिटी लो। इस चक्कर में वेस्ट बंगाल का बिजनेस सिचुएशंस काफी डगमगाया है। अभी ममता बनर्जी के सरकार के अंडर पे भी काफी सिचुएशंस प्रॉब्लमेटिक है, उतना जिस हिसाब से होना चाहिए था नहीं हुआ है, बट ठीक है, कोशिश वो अपने हिसाब से कर रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, आप लोग जानते हो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब बीजेपी वेस्ट बंगाल को बेनिफिट देगा या नहीं देगा, ऑब्वियसली अगर तुम बीजेपी को चूज करोगे तभी ना बीजेपी तुम्हारे लिए कुछ करने का कोशिश करेगा। ये तो सिंपल फेयर गेम है ना। तुम मुझे देखोगे तो मैं तुम्हें देखूंगा, तुम मुझे नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें क्यों देखूंगा। तो क्यों मोदी सरकार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को क्यों फेवर करेगा? हम लोग अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, एंटी बीजेपी स्लोगन मारेंगे, तो मोदी सरकार क्यों वेस्ट बंगाल की तरफ क्यों आंख उठा के देखेगा? जितना देखना चाहिए नॉर्मल स्टेट की तरह उतना देखेगा, स्पेशल बेनिफिट कभी नहीं कर सकता। कैसे करेगा? आज ओडिशा में बीजेपी को चूज किया ओडिशा वाले, तो ऑब्वियसली ओडिशा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और ओडिशा का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंगाल से काफी बेहतर है। वेस्ट बंगाल में किसी को कुछ आता हो ना हो, एक चीज जरूर आता है, वो है पार्टीबाजी करना। पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ नहीं जानते सर, बस झंडा पकड़ के हम पार्टी करते हैं। किसी का झंडा पकड़ने से वो पॉलिटिक्स नहीं होता, वो पार्टीबाजी होता है, बेसिकली पॉलिटिकल चमचा। बिकॉज ऑफ व्हाट? सिक्योरिटी। कोई आपको डरा के जाएगा, पार्टी आपके साथ है, आके गुंडागिरी हो जाएगा आपके। आप अगर पार्टी के अंडर पे रहोगे, सिक्योरिटी मिलेगा आपको। हे, मेरे लड़का को क्या कर रहे हैं, मेरा झंडा पकड़ता है ना। ये कारण से वेस्ट बंगाल में सब कोई पार्टी पार्टी का झंडा पकड़ता, डर के मारे। ये इस तरह से थोड़ी होता है, इससे कोई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है? तुम लोगों को अंदर से बूस्ट नहीं करोगे, मजबूत नहीं बनाओगे, और लोगों को सिर्फ झंडा पकड़ा के सिक्योरिटी देने का जो बात करते हो, इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी बर्बाद किया है कम्युनिस्ट लोगों ने, सीपीएम ने। ममता दीदी भी सेम थ्योरी अप्लाई किया है, ठीक है। अब बीजेपी को चूज करने से क्या करेगा वो तो समय बताएगा, क्योंकि आदमी पार्टी बीजेपी हो सकता है, बट लोग तो बंगाल का ही रहेगा ना। क्योंकि वर्क कल्चर किसी झंडा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो लोगों के नेचर पे डिपेंड करता है। उसी उसी बीजेपी ने महाराष्ट्र को भी बनाया, गुजरात को भी बनाया। वर्क कल्चर है तो बन रहा है। महाराष्ट्र आज इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है, इनकम बहुत ज्यादा है, ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट है ना। तो ये लोगों का कल्चर पे डिपेंड करता है। चाहे अब हाँ, पॉलिटिक्स का एक चीज जरूर होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूर रहता है, कि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऐसा है कि वो लोगों के अंदर कल्चर बदलने का माने वर्क कल्चर लाने का कोशिश करता है, लोगों को वैल्यू सिखाता है, जीने का कारण देता है ना, पॉलिसी सही रखता है, लोगों को जिंदगी को मजबूत बनाने का एक ताकत देता है, तो इस तरह का पॉलिटिक्स लोगों के अंदर एक वर्क कल्चर पैदा करता है। जैसे करंट बंगाल इस बहुत ही हताश है, करंट बंगाल कम्युनिटी बहुत हताश है। इनको कितना भी अच्छा बात कर लो, इनको ये अच्छा नहीं लगता है। यानी बंगाली कम्युनिटी मैंने पूरा बंगाल का बात करो, चाहे यहाँ का मारवाड़ी, बिहारी, जो भी यहाँ रहते हैं, इनका जो प्रॉब्लम है, बंगाल में सब कुछ है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, बट दे आर नेगेटिव माइंड सेटअप।
हो गया है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, क्योंकि कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है ना, ग्रोथ कहाँ है, थम गया है। तो जब कितना भी अच्छा बात करने के बाद भी अगर जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं होता, तो इंसान का क्या होता है ना, वजूद खत्म हो जाते हैं, चाहत खत्म हो जाते हैं, कितना भी अच्छा अच्छा बात करे देखा है। क्योंकि इतना स्कैंडल्स, इतना घोटाला, जॉब के नाम पे धब्बाबाजी, है ना, गलत लोगों को जॉब मिल जाता है, जेन्युइन लोगों को जॉब नहीं मिलता है, करप्शन बहुत हो गया है। तो ऐसा करने से लोगों का क्या है ना, पार्टी पॉलिटिक्स में भी मन उठ जाता है, फिर हर किसी को चोरी समझने लगता है, चेंज करने का भी आदत नहीं करता। कर्नाटका को देख, बैंगलोर इतना डेवलप किया है, बहुत डेवलप किया है। तेलंगाना को देख, हैदराबाद को देख, क्यों डेवलप किया है, कितना ग्रोथ है, क्या लाइवली है, क्या जिंदगी है लोगों का, क्यों? 5-5 साल में बदलते हैं। अरे चलो यार बहुत देख दिया इनको, 5 साल चेंज कर दे, उसको देखते हैं। फिर 5 साल बाद इसको देखते हैं, बीजेपी को भी मौका देता है, लोकल पार्टी को भी मौका देता है, कांग्रेस को भी मौका देता है। नहीं कर रहा है क्या? राजस्थान में तो लोग उतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी 5-5 साल में बदलते हैं। हरियाणा वाले भी बदलते हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदुओं का गढ़ है, 5-5 साल में कभी कांग्रेस को कभी बीजेपी। दिमाग में पढ़ा लिखा होना, जात पात ऊपर चला जाए। पार्टी हिंदू मुस्लिम का नहीं होता है, पार्टी देश का होता है। लोगों की सोच में ना डब्बा भरा है। पश्चिम बंगाल का मुस्लिम 30% जो मुसलमान है इधर, दिमाग में डब्बा है, डब्बा, कुछ नहीं है। इनको क्या सिक्योरिटी चाहिए मेरे को समझ में नहीं आता। कौन तुमको भगा रहा है देश से? अगर बांग्लादेशी मुसलमान के साथ इधर के मुसलमान के साथ सेम ट्रीटमेंट होता, तो अभी तो दंगा लग जाता। ऐसा कहाँ हो रहा है? एक आध छोटा मोटा केस होता है, वो अलग बात। हम लोग कौन सा बांग्लादेश में मुस्लिम लोग इतना खराब बिहेव कर रहा है हिंदुओं के साथ, कौन सा यहाँ का हिंदू लोग पागल हुआ है क्या? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, वहां का लोकल प्रॉब्लम है। हाँ, हम लोग उनके लिए आवाज उठाएं, इसका मतलब ही थोड़ी कि इधर भी दंगा लगाएंगे। लेकिन यही चीज अगर उल्टा होता तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आई डोंट नो क्या होता। अब पश्चिम बंगाल का मुस्लिम लोगों का 30% वोट बैंक, ये जब सीपीएम था तो सीपीएम को मिलता था, टीएमसी था तो टीएमसी को मिलता है, और बाकी 20-25% तो सपोर्टर इधर उधर होता ही। तो पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, जात पात, हिंदू मुस्लिम, पॉलिटिकल चमचागिरी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज गवर्नमेंट अपना काम करना चाहता है। इसके बीच में भी ममता दीदी कुछ पॉलिसीज लाते हैं जो देश में कुछ ना कुछ हो, अपने स्टेट में कोशिश करते हैं। टूरिज्म में काफी काम किया है, जो बाकी मिनिस्टर्स लोग इससे पहले कभी मैं देखा नहीं। टूरिज्म में सच में काम किया है, लेकिन क्या है ना, इमेज सही रखना चाहिए। तो मंदिर बनाएगा और एंटी हिंदू बात करेगा, तो तुम्हारा मंदिर टूरिज्म डेवलप होगा? कौन आएगा बंगाल में? तुम मंदिर बना के एंटी हिंदू बात मत किया करो, है ना। जगन्नाथ मंदिर बना 100 करोड़ का खर्चा करके, दीघा, बोला है कि वो पूरी जगन्नाथ से भी बड़ा है। ये बात अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पूरी जगन्नाथ एक धाम है, हिंदुओं का दिल में बसता है पूरी जगन्नाथ। तुम उससे बड़ा मंदिर नहीं बना सकते। बड़ा मंदिर बना। वो तो इंसल्ट हो गया ना। तुम बोलो कि हम जगन्नाथ मंदिर बनाए। अच्छा, राम मंदिर को टक्कर देने के लिए जगन्नाथ मंदिर बनाया गया, लेकिन राम मंदिर पब्लिक के पैसे से बना है, चंदा से बना है। जगन्नाथ मंदिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से बना है। आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट, चलो बनाया, लेकिन चलो एक इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। कम से कम मंदिर टूरिज्म डेवलप होगा, लोग घूमने आएंगे, अच्छा लगेगा, दीघा जाएगा, थोड़ा मंदिर पे भी टाइम बिताएगा। लेकिन मंदिर श्रद्धा का जगह है। अब लोकल लोग कितना ही जाएगा, बाहर का लोग अट्रैक्ट करना है। लेकिन बाहर के लोगों के अंदर पश्चिम बंगाल का इमेज एक एंटी हिंदू स्टेट की तरह हो गया, बहुत खराब हो गया है। स्पेशली ममता दीदी ने लोगों के मन में हिंदुओं के प्रति एक बहुत ही बैड इमेज क्रिएट किया। कैसा मुख्यमंत्री बना के रखा है बंगाल के लोगों ने, जो हमेशा प्रो मुस्लिम बात करते हैं, हिंदू के फेवर में कोई बात नहीं करता। तो मंदिर बना के भी कोई आएगा क्या? कौन जाएगा, कौन आएगा ये मंदिर देखने के लिए, कौन आएगा? समझ रहे हो सर? क्योंकि मंदिर इज अ मैटर ऑफ फेथ, मैटर ऑफ श्रद्धा। तो ये कोशिश तो ये सिर्फ सोच रहे हैं कि बनाने से, पैसा खर्चा करने से हो जाएगा, लेकिन नींव को सही रखना चाहिए, तब जाके वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में एक्चुअली डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चाहे वो कुछ भी बनाए, चाहे वो मंदिर इकोनॉमी हो, चाहे बिजनेस हो। ठीक है, तुमने पूछा तो मैं थोड़ा बोल दिया। अच्छा, नाउ पॉइंट इज
अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, इनकम इक्वल्स एग्रीगेट डिमांड. It would seem that an unit increase in autonomous demand or spending would raise equilibrium income by 1 unit. That is not correct. In fact, the effect on increase in investment, upward shift in investment schedule causes an upward shift in aggregate demand function. It is due to a process of multiple increase in equilibrium income due to increase in investment, and how much increase occurs depend upon the marginal propensity to consume. मैंने सिंपल कहना चाहता है कि अगर लोगों का कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा तो लोगों का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी बढ़ेगा और उसके ऊपर डिपेंड करके इन्वेस्टमेंट भी मल्टीप्लाई होगा. ये देखिए सरकारी स्पेंडिंग को इस तरह से डिनोट किया है. तो पहले भी ऐसे ग्राफ हम लोग पढ़े हैं. ये एग्रीगेट डिमांड है और ये सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का है. ये देख सकते, ये 45 डिग्री लाइन इनकम को दर्शाता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स करके, और यहाँ पर एक कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है और एक कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इनकम और इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में आते हैं उसे हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं. और चेंज इन इन्वेस्टमेंट माने जिसमें गवर्नमेंट थोड़ा और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है, तो ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक नया लाइन बनता है. जिस पॉइंट पे इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट लाइन फिर से मार्च करते हैं, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बनता है, क्योंकि ज्यादा भी नहीं कर सकते कम भी नहीं कर सकते. तो इधर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जब उसमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट आ गया और जिस पॉइंट पे इनकम भी उसके साथ मार्च कर गया, दैट इज माई, दिस इज आवर ओल्ड इक्विलिब्रियम एंड दिस इज आवर न्यू इक्विलिब्रियम. अब पहले मेरा इतना प्रोडक्शन होता था, अभी मेरा इतना प्रोडक्शन होता है. ये Y2 में मेरा प्रोडक्शन अगर बढ़ता भी है थोड़ा दिक्कत है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा. अब मेरा सेविंग्स का आपका क्या सिचुएशंस बनेगा, पहले तो मेरा देखो ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो. पहले मेरा कोई सेविंग्स नहीं था, ये सिचुएशंस में मेरा कोई सेविंग्स नहीं है, याद है ना सर. और फिर यहाँ से मेरा धीरे धीरे इनकम होना चालू हुआ. ठीक है, लेकिन इधर मेरा इन्वेस्टमेंट कम है, इनकम कम है. ठीक है, तो जिस पॉइंट से मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट लाइन है ना, तो इन्वेस्टमेंट लाइन को जैसे ही मैं क्रॉस करने लगा, फिर धीरे धीरे ये जो अब पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट पे मेरा सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट बन रहा है. ठीक है, मैंने मेरा ये इनकम यहाँ से बढ़ा, इनकम से अगर मेरा स्पेंडिंग्स कम रहेगा तो मेरा सेविंग्स बनेगा. तो जब तक मेरा इनकम लाइन, ये इनकम लाइन है, ये 45 डिग्री लाइन, जब तक मेरा इनकम लाइन सेविंग्स कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से अबव में है तब तक मेरा सेविंग्स है. दैट मींस ये जो अबव सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस मेरा इस सिचुएशंस को दर्शा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स माने इनकम लाइन अबव है और C प्लस I नीचे, तो इस पॉइंट में मेरा सेविंग्स बढ़ने लगेगा. सिमिलरली जब मेरा इन्वेस्टमेंट भी इधर वाला लाइन में, इन्वेस्टमेंट देखो इधर, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट पे फिर से मेरा इनकम ऊपर है और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट चेंजिंग थोड़ा नीचे है, तो इस पॉइंट पे मेरा फिर से थोड़ा सा सेविंग्स है. लेकिन अगर मेरा ये लाइन अब मैंने ऊपर चला जाए और इनकम लाइन नीचे आ जाए, तो इस पॉइंट पे मेरा सेविंग्स नहीं होगा. तो इसलिए मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ बन रहा है, जहां इनकम लाइन इन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट से नीचे रहेगा, इनकम ऊपर होगा और ये लाइन नीचे रहेगा, तो जाके इस पॉइंट पे मेरा फिर से थोड़ा सा सेविंग्स बढ़ेगा. मैंने नॉर्मली मेरा सेविंग्स था, लेकिन मुझे धीरे धीरे क्या कर रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ. इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने के साथ साथ लोगों का सेविंग्स फिर से बढ़ेगा, तो इकोनॉमी में धीरे धीरे मनी सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ता जाएगा. इसी सिचुएशंस को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के थ्रू से एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के थ्रू से समझाएगा. घर पे थोड़ा ग्राफ प्रैक्टिस करिएगा, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सिमिलर ग्राफ पहले ड्रॉ सीख चुके हैं. ठीक है सर, यही है. बाकी सेम काइंड ऑफ थोड़ा बीच बीच में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था. इसके बाद आपको वही 2 सेक्टर 3 सेक्टर जो मैं ऑलरेडी बता दिया, और हर सेक्टर्स के नीचे आपको उसी सेम सेक्टर्स का थोड़ा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको मैं थोड़ा समझा रहा था उसी तरीके से 2 सेक्टर्स का अपना कुछ न्यूमेरिकल्स है और 4 सेक्टर्स का अपना कुछ न्यूमेरिकल्स है, 3 सेक्टर्स का भी अपना कुछ न्यूमेरिकल्स है. जो न्यूमेरिकल्स का पैटर्न वही एमपीसी एमपीएस से बिलोंग करता है. कोई भी डाउट होने से मुझे पूछिएगा. जो ऑलरेडी मैं आपको एक टाइप समझाया उसी टाइप में सारा इक्वेशन सॉल्व किया गया. अगर आपने नेशनल इनकम पढ़ा है और केन्स का पूरा टॉपिक कवर किए है कॉन्सेप्चुअली, तो आपको ये एक भी क्वेश्चन तंग नहीं करेगा. अगर करेगा तो मुझे बोलिएगा, मैं समझा दूंगा, बट मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगा. इस टाइप का क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ.
एन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। कंजम्पशंस का वैल्यू दिया है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया है, टैक्स रेट 0 दिया है, एक्सपोर्ट्स बोला है 20, इंपोर्ट बोला है 10 प्लस 0.05y, इक्वेशंस पे दिया है, आपको इक्विलिब्रियम इनकम पूछा है। कैलकुलेट द बैलेंस एंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो फॉर्मूला होता है ऐसे सिचुएशंस में जब 4 सेक्टर्स मॉडल में करते हैं, क्योंकि 4 सेक्टर्स में कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी होते हैं। तो सी का वैल्यू पुट कर लो, आई का वैल्यू पुट कर लो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पुट कर लो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके जो वैल्यू आता है पुट कर लो, y इक्वल्स टू 600। इफ यू नो दी ओवरऑल फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। फॉर्मूला देख के कुछ डरने वाला बात नहीं है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि 4 सेक्टर्स मॉडल में कंजम्पशंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माने नेट एक्सपोर्ट, ऐसा क्वेश्चन का भी पूछा। ठीक है, ये हो गया 4 सेक्टर से। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? डिफिकल्ट नहीं है सर, सिंपल है, लेकिन उसके लिए ये जो पिछला 5-6 क्लास पढ़े हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। तो यही था केंशियन इकोनॉमिक्स। बट हाँ सर, काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिस के लिए 17-18 न्यूमेरिकल्स बहुत होता है। इतना न्यूमेरिकल्स अगर कर लेगा ना तो एग्जाम में कुछ भी पूछे दिक्कत होना नहीं चाहिए। सर इसका कॉन्सेप्ट मैं देख लग रहा है कि इतना जैसे समझ नहीं आ रहा था, जैसे वो ओवरऑल कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो ऐसा कोई जैसे कॉन्सेप्ट लगता है जैसे कि समझ में आए, जैसे एक एक बाई मतलब होता क्या है ना, जैसे सीरीज वाइज समझ में आए कि ऐसे 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 वर्क करेगा, तो ऐसे ओवरऑल पूरा वो चेन नहीं बन रहा है। ओवरऑल चेन किस चीज का? समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे होता नहीं है, समरी नोट्स ढूंढ रहा है ना, समरी समरी नोट्स। ठीक है, समरी नोट्स अगर ये देखिए यहाँ पर समरी नोट्स थोड़ा है, ये समरी नोट्स थोड़ा है, इसमें जो भी बात हम लोग अभी तक किए हैं इसको पॉइंट वाइज बोला है, ठीक है, इसको तुम चेक कर सकते हो। लेकिन तुम पूरा चीज अगर प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे तो समरी नोट्स लेके कुछ फायदा नहीं है, पूरा चीज एक बार पढ़ना पड़ेगा। मैं समझ गया, तू माइंड मैप बोल रहा है, ठीक है। अब देख, माइंड मैप हमेशा मिलता नहीं है, मिलने से मैं प्रोवाइड कर दूँ, कभी कभी मेरे पास माइंड मैप रहता है, जब रहता है मैं जरूर देता हूँ। जैसे वो सर्कुलर फ्लो में नहीं दिए थे, ठीक है, तो माइंड मैप रहने से मैं दे दूँ। जैसे नेशनल इनकम के ऊपर दिया था, इसके ऊपर अगर मेरे पास रह जाएगा या मिल जाएगा या बनाने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा मैं दे दूंगा। उस तो जब तक नहीं मिलता है तो पढ़ाई थोड़ी बंद कर रखना। पर ये सबाई बुझते पेरेছিস तो? यस हेलो, सर, यस सर। हाँ सर। ठीक है सर, यस सर। तो फिर कल मिलते हैं एक्स्ट्रा क्लास में 9:45 बजे, मनी बैंकिंग पढ़ेंगे सर। ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट, बाय। बाय सर। बाय बाय सर। सर, बाय सर। बाय सर।